हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है। किसी रीज़न के कारण मैं पुराने चैनल पे वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। मेरा दूसरा चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। युवा मास्टर, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। यह व्यक्ति ड्यूक इलियट कैंपबेल का बेटा है। उसका नाम लुसियन कैंपबेल है। जवाब देने के बजाय वॉटसन ने आदित्य को ड्यूक इलियट कैंपबेल के बेटे से मिलवाया। मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं दिखोगे और अपनी उस छोटी सी गुफा में छिप जाओगे। आदित्य लुसियन नाम के आदमी से 5 मीटर दूर रुक गया। उसने 1 मिनट तक लुसियन की शक्ल को ध्यान से देखा। लुसियन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह लगभग 25 साल का है, जबकि उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी। लुसियन के बाल हल्के नीले रंग के थे और उसकी खूबसूरत नीली आंखें किसी भी महिला को मोहित कर सकती थी। वो दिखने में सौम्य था। उसके नीले उलझे बाल उसके माथे को ढंक रहे थे और उसे एक अनोखा आकर्षण दे रहे थे। वो लगभग 1.9 मीटर लंबा था, जो आदित्य के बराबर ही था। उसका शरीर न तो बहुत मांसल था और न ही बहुत पतला। उसकी त्वचा गोरी थी। उसने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी, जो कि रईसों द्वारा आमतौर पर पहनी जाने वाली पैंट से बहुत अलग थी। उनका आकर्षक चेहरा लाखों लोगों के दिलों पर छा जाने के लिए काफी था। भले ही उनकी उम्र 50 जोड़ से ज्यादा थी, लेकिन कोई नहीं सोचता था कि वो 50 साल के हैं। कैंपबेल हाउस का युवा मालिक क्या चाहता है? चूंकि इस आदमी ने आदित्य को कोई सम्मान नहीं दिया, तो वह उसे क्यों सम्मान देगा? वह चाटुकार नहीं था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह आदमी ड्यूक का बेटा है। यहां तक कि अगर राजा का बेटा राजकुमार भी इस तरह का काम करता, तो भी आदित्य कीमत की कोई परवाह नहीं करता। आदित्य इस बात से भी नाराज था कि लुसियन सुबह 5 बजे उससे मिलने आया था। आदित्य की तरह ही लुसियन ने भी जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए आदित्य की शक्ल देखी। क्या आप लेडी जूलिया से सगाई कर चुके हैं? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो तुम जूलिया के जन्मदिन तक इंतजार कर सकते हो। कोई और सवाल है? आदित्य सचमुच अधीर दिख रहा था। आदित्य, मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चुनौती देता हूँ। क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब ये दिलचस्प है। लुसियन की बातें सुनकर आदित्य के होंठ सिकुड़ गए। ड्यूक कैंपबेल के बेटे को भी जूलिया पर क्रश था। अब जूलिया की शादी की अफवाहों को सुनने के बाद वो बस इंतजार नहीं कर सका और सुबह 5 बजे आदित्य से मिलने यहाँ आ गया। आदित्य ने पाया कि लुसियन की साधना कम से कम चौथे क्रम की थी, या शायद उससे भी ऊपर। उसके चारों ओर का आभामंडल एडी जितना ही मजबूत है, शायद एडी से भी ज्यादा मजबूत। आदित्य का अनुमान है कि लुसियन की साधना कम से कम चौथे क्रम के मध्य की थी। अब ये दिलचस्प है, एक मध्य चौथे क्रम का एक मध्य द्वितीय क्रम को चुनौती देना। क्या तुम डर गए हो? आदित्य ने तुरंत ही उसे उकसाने और फिर उसे अपनी चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के उसके प्रयास को समझ लिया। यह इस बारे में नहीं है कि मैं डरता हूं या नहीं। यह इस बारे में है कि क्या मैं गंभीरता से मध्य 4 क्रम के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं। हालांकि वो एक शुरुआती 4 क्रम को हराने में कामयाब रहा था, आदित्य को मध्य 4 क्रम को हराने का भरोसा नहीं था। आदित्य को अपने क्रिम्सन फ्लेम के साथ एक फायदा था। जब वह एडी के साथ लड़ा, तो उसके क्रिम्सन फ्लेम के उच्च तापमान ने उसे जनरल एडी के पानी के हमलों से निपटने में मदद की। आदित्य को यकीन नहीं है कि अगर वो पृथ्वी उपयोगकर्ता या बिजली उपयोगकर्ता के खिलाफ लड़ता है तो क्या वो वही परिणाम प्राप्त कर सकता है। मुझे पता है कि आपने कुछ दिन पहले जनरल एडी को हराया था, जो चौथे क्रम का नौसिखिया है। लुसियन ने महल के बड़े नष्ट हिस्से की ओर इशारा किया। तुम मुझसे इतना लड़ना क्यों चाहते हो? आदित्य समझ गया कि उसे हराकर ड्यूक का बेटा ये साबित करना चाहता था कि वह जूलिया और उस सब बकवास से ज्यादा योग्य है। लेकिन एडम, सोफी और जूलिया स्पष्ट रूप से ऐसे लोग नहीं थे जो योग्यता की परवाह करते। आदित्य को उनके साथ समय बिताने के बाद ये बात पता चली। अगर मैं जीतता हूं तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अगर तुम जीतते हो तो तुम कुछ भी मांग सकते हो। आदित्य ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उसकी आंखों में हत्या करने की नीयत चमक रही थी। वह साफ तौर पर देख सकता था कि लुसियन यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? लुसियन आदित्य की आंखों में हत्या की मंशा को देखने में विफल रहा। उसने गर्व से सीना तानकर अपनी लाल आंखों को देखा। अगर मैं जीत गया तो तुम जूलिया को मेरे हवाले कर दोगे। तुम तुरंत सगाई तोड़ दोगे और ओनाट का घर छोड़ दोगे। ये शब्द सुनकर आदित्य का दिल ज्वालामुखी की तरह फटने को हो गया। बिना एहसास किए ही उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। उसकी लाल आंखें लाल रोशनी में भी चमकने लगीं। लुसियन के बगल में खड़े वाल्टर ने आदित्य में आए बदलावों को देखा। 5 मीटर की दूरी से भी वो आदित्य के आसपास के तापमान को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था।
इससे पहले कि आदित्य अपनी हत्या की मंशा को छोड़ पाता, वाल्टर आदित्य के पीछे आ गया और अपना दाहिना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। युवा मास्टर, ये गुस्सा करने की जगह नहीं है, वाल्टर ने उसके कान में फुसफुसाया। अगर लुसियन ड्यूक का बेटा नहीं होता तो वाल्टर खुद उसे मार डालता, खुद वो भी लुसियन की बातों से नाराज था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वाल्टर की बातों से आदित्य को अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण मिला। गहरी सांस लेने के बाद उसने लुसियन को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, मेरी बात सुनो। सबसे पहले, जूलिया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं किसी को सौंप दूं। अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो तो मैं तुमसे लड़ूंगा। यह मत सोचो कि तुम इस लड़ाई का इस्तेमाल करके मुझे ये सगाई तोड़ने पर मजबूर कर सकते हो। लुसियन का चेहरा तब बदल गया जब उसे बकवास का टुकड़ा कहा गया। उसने किसी तरह अपना गुस्सा काबू में किया क्योंकि उसे पता था कि यहाँ गुस्सा करने से सिर्फ बेवजह परेशानी ही पैदा होगी। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने आदित्य की नाजुक नस पर चोट की है। ठीक है, चलो कीमत बदलते हैं। तुम 10 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन लगाओ। मैं 10 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन लगाता हूँ। इस लड़ाई का विजेता सब कुछ जीत जाता है। ठीक है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। लड़ाई लेडी जूलिया के जन्मदिन पर होगी। ये कहते हुए लुसियन शाही गाड़ी में चढ़ गया और चला गया। लुसियन के चले जाने के बाद आदित्य अंततः शांत हो गया। वाल्टर खुद को रोक नहीं सका और पूछा, युवा मास्टर, आपने लड़ाई क्यों स्वीकार की? लुसियन जनरल एडी से भी ज्यादा ताकतवर है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं मुफ्त 10 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन क्यों मना करूं? उसके पास अभी भी 12 दिन बचे थे और 12 दिन उसे इस लड़ाई की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देंगे। आदित्य का जवाब सुनकर वाल्टर दंग रह गया। उसका मुकाबला चौथे क्रम के खिलाड़ी से होने वाला था, फिर भी यह आदमी इतना शांत था और ऐसे बोल रहा था जैसे उसने पहले ही मुकाबला जीत लिया हो। वाल्टर समझ नहीं पा रहा था कि यह आत्मविश्वास कहां से आया। जब तक कि युवा मास्टर अपने ड्रैगन रूपांतर का उपयोग करने की योजना नहीं बनाते, आदित्य के ड्रैगन में रूपांतरित होने के बारे में सोचकर बूढ़ा बटलर वाल्टर बहुत उत्साहित हो गया। वह आदित्य को उसके ड्रैगन रूप में देखने के लिए उत्सुक और उत्साहित भी था। चलो वापस चलते हैं। अंदर जाते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। इस बीच अपोगेल शहर से 20 किलोमीटर दूर बहुत ज्यादा मात्रा में मैना इकट्ठा हो रहा था। वायुमंडल में मौजूद मैना अपोगेल शहर के बाहर की ओर खींच रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। खाने की मेज पर, तुम लुसियन से लड़ने के लिए क्यों सहमत हुए? जूलिया ने गुस्से से पूछा। खैर, मैं 10 मिलियन शाही सोने के सिक्कों को मुफ्त में देने से मना नहीं कर सकता था। आदित्य ने बस मुस्कुराया और बिना किसी परेशानी के खाना जारी रखा। माँ, जूलिया ने मदद के लिए अपनी माँ की ओर देखा। भले ही वो ऐसा दिखावा कर रही थी कि उसे आदित्य की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसके लिए वाकई चिंतित थी। जूलिया, शांत हो जाओ। मुझे लगता है आदित्य ने सही किया। जूलिया ने अपने पिता की ओर देखा। एडम भी बहुत शांत दिख रहा था। आदित्य कितना ताकतवर था, ये देखकर उसे चिंता करने की कोई वजह नहीं दिखी। राज्य के सभी रईस जूलिया के आने वाले जन्मदिन में शामिल होंगे। आदित्य से बहुत से लोग असंतुष्ट हैं, हालांकि कोई भी मेरे सामने ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे लगता है कि इस लड़ाई से आदित्य को रईसों के सामने अपनी शक्तियां दिखाने का मौका मिलेगा। बड़ा भाई जरूर जीतेगा। आदित्य ने जूलिया के छोटे भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। देखो, जैक को भी लगता है कि मैं जीत जाऊंगी। जूलिया ने आंखें घुमाई। चौथे क्रम के शुरुआती खिलाड़ी से लड़ना और चौथे क्रम के मध्य खिलाड़ी से लड़ना पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं। तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। अगर मैं हार भी गया तो भी मैं उसे गंभीर रूप से घायल किए बिना नहीं जाऊंगा। किसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित थी? जूलिया ने नाक भान सिकोड़ी और ऐसा दिखावा किया जैसे कि वो चिंतित नहीं है। हे, बड़ी बहन फिर से असुंडेरे बन रही है। जूलिया ने जैक को घूरा और फिर खाना जारी रखा। इस बीच आदित्य और जैक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। नाश्ता करने के बाद, बेटा, 1 मिनट रुको। सबकी उलझन भरी निगाहों के सामने एडम ने अपनी अंगूठी से एक काली तलवार निकाली। ये लो। आदित्य ने एडम से काली तलवार ले ली। जब उसने तलवार अपने दाहिने हाथ में ली तो उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसे अपने दाहिने हाथ में पूरा पहाड़ उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। काली तलवार जमीन पर गिर गई क्योंकि आदित्य इस तलवार को पकड़े नहीं रह सका। यह एक मिड-5 स्टार काली तलवार है। मैं जूलिया के जन्मदिन पर सगाई के तोहफे के तौर पर तुम्हें ये तलवार देने की योजना बना रहा था। इस काली तलवार का वजन लगभग 3 टन है। तलवार मेरे लिए बनाई गई थी, लेकिन मैंने अपने मुख्य हथियार के तौर पर एक महान तलवार चुनी, इसलिए तलवार का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब से ये तलवार तुम्हारी है। ये शब्द कहने के बाद एडम चला गया।
इस बीच आदित्य अभी भी हैरान था, ये सोचना कि एडम उसे मिड 5 ऑर्डर काली तलवार उपहार में देगा। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम जैक को स्कूल छोड़ने गया जबकि सोफी बर्तन धोने गई। दूसरी ओर जूलिया और आदित्य काली तलवार को घूर रहे थे। क्या तुम इसे उठा सकते हो? जब काली तलवार नीचे गिरी तो फर्श भी मकड़ी के जाले की तरह फट गया था। सिस्टम मेरे शेष बचे मुफ्त आंकड़े अंक मेरी ताकत में जोड़ देगा। डिंग। ताकत 235 260। ड्रैगन रूपांतरण। आदित्य का बायां हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गया। फिर उसने काली तलवार का वह हिस्सा पकड़ लिया जो हल्का सा मुड़ा हुआ था। अभी भी बहुत भारी है। आदित्य का बायां हाथ फूलने लगा और उसके दाएं हाथ पर नसें उभरने लगी। उसने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। जूलिया को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आदित्य धीरे धीरे 3 टन वजनी काली तलवार उठा रहा है। एडमेंटाइट डूम ब्लेड मध्य 5 सितारा। आप लेट है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माफ करना दादाजी, मैं 3 टन की तलवार उठाने की कोशिश कर रहा था। तो उसने तुम्हें वाकई एडमांटाइट डूम ब्लेड दिया? पहले एडम ने टोबियास के साथ आदित्य को एडमांटाइट डूम ब्लेड देने पर चर्चा की थी। ऑनार्ड परिवार के पास केवल 7 5 स्टार हथियार थे। फिर भी एडम ने अपने दामाद को 5 स्टार हथियारों में से एक देने में संकोच नहीं किया। ठीक है, चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां हम कल रुके थे। आदित्य ने सिर हिलाया। एडमांटाइट डूम ब्लेड प्राप्त करने के बाद वह काली तलवार पर रून उकेरने के बारे में सोच रहा था जिससे तलवार और भी शक्तिशाली हो जाएगी। कल की तरह ही जूलिया ने भी अपनी प्रयोगशाला खोली। लोग गोलियां मांगने के लिए इस बारिश में खड़े होने को तैयार थे। कल की तुलना में आज लाइन में खड़े लोगों की संख्या दोगुनी हो गई थी। शीर्ष 1 क्रम साधकों से लेकर शीर्ष 3 क्रम साधकों तक हर साधक कीमिया की देवी से गोली मांगने के लिए यहां था। हर गुजरते मिनट के साथ लाइन और बड़ी होती जा रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश जारी रही और लोगों को पता ही नहीं चला कि असल में क्या हो रहा है। अधिक से अधिक मन चूसा जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया मन चूषण बढ़ता ही गया। एक समय ऐसा आया जब 20 किलोमीटर की सीमा के भीतर का सारा मन एक ही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। प्रभु एडम, मेरे पास कुछ जरूरी खबर है। क्या है? एडम ने निमंत्रण पत्र लिखते हुए पूछा। चूंकि उसकी बेटी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था, इसलिए एडम साम्राज्य के सभी कुलीनों को आमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत पत्र लिख रहा था। चूंकि एडम अपनी बेटी की सगाई की घोषणा करने जा रहा था, इसलिए वह हर कुलीन को आमंत्रित करना चाहता था, चाहे वे उसके दोस्त हो या दुश्मन। अपोगेल शहर से 20 किलोमीटर दूर एक विशाल भंवर बना है। ये भंवर वायुमंडल से भारी मात्रा में मैना को सोख रहा है। बूंद। एडम ने अपना पेन नीचे गिरा दिया। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने एडी को ऐसे देखा जैसे वह अपना सबसे बुरा सपना देख रहा हो। यह वाकई बहुत बुरा है। एडम जल्दी से कमरे से बाहर चला गया और एडी को उलझन में छोड़ दिया। एडी, आदित्य को बुलाओ। करीब 30 मिनट बाद पूरा परिवार अपोगेल शहर को घेरने वाली दीवारों पर खड़ा था। एडम, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? जवाब देने के बजाय एडम ने पश्चिम की ओर इशारा किया। आदित्य ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली, यह महसूस करते हुए कि वायुमंडल में मौजूद सारा मान तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। चाचा, क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? आदित्य ने इस तरह की अजीबोगरीब घटना के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। एडम ने भी पश्चिम की ओर देखा। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। मुझे इसे जांचने दो। उसकी पीठ पर 2 जोड़ी लाल पंख दिखाई दिए। अगले ही पल जूलिया और जैक ने आदित्य को पश्चिम की दिशा में जाते हुए पाया। आदित्य रुको। जूलिया ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुका। मैं भी जाकर देखूंगा। एडी, तुम यहीं रुको। शहर के दरवाजे बंद करो और किसी को भी शहर में न तो आने दो और न ही बाहर जाने दो। टेलीपोर्टेशन एरे को भी बंद करो। साथ ही रक्षात्मक अवरोध को सक्रिय रखना सुनिश्चित करो। ये शब्द कहने के बाद एडम भी पश्चिम की दिशा में भाग गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम को आदित्य को समझने में देर नहीं लगी। चाचा, क्या आप जानते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? मुझे यकीन नहीं है। चलो अंकल टोबियास से पूछते हैं। टोबियास एक पुराना पिशाच था जो लंबे समय से जीवित है। उसे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आदित्य और एडम दोनों ने 1 घंटे में 20 किलोमीटर की यात्रा की। एडम ने आदित्य की गति के अनुसार अपनी गति को समायोजित किया। पिता और दामाद दोनों जंगल से आगे बढ़े और अंततः उस क्षेत्र में पहुंचे जहां सारा मन चूसा जा रहा था। यह क्या बकवास है? आदित्य और एडम ने विशाल भंवर की ओर देखा जो तेजी से सारा मैना चूस रहा था। आदित्य और एडम ने महसूस किया कि भंवर के पास मैना कई गुना सघन थी।
वे भंवर के चारों ओर सर्पिल तरंगों को देख सकते थे। चाचा, क्या आपने एक बात नोटिस की? आदित्य ने विशाल भंवर को देखते हुए पूछा। भंवर कम से कम 50 मीटर का था। क्या है बच्चे, भले ही यह एक ऐसा जंगल है जहां जादुई जानवर रहते हैं, लेकिन हमें अपने रास्ते में एक भी जादुई जानवर नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो जंगल के सभी जादुई जानवर गायब हो गए हों। या शायद वे ये जानते हुए जंगल छोड़कर चले गए हैं कि कुछ खतरनाक आने वाला है। जादुई जानवरों को अपने आसपास की चीजों के बारे में दूसरे बुद्धिमान प्राणियों की तुलना में ज्यादा बेहतर जानकारी होती है। ऐसा माना जाता है कि जादुई जानवर यह भांप लेते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा या विपत्ति आने वाली है। आदित्य और एडम अभी भी भंवर से 1 किलोमीटर दूर खड़े थे। अपनी दूरी से भी उन्हें लगा कि एक मजबूत बल उनके शरीर को खींच रहा है। भले ही कोई शीर्ष 5वें क्रम का साधक भंवर के पास कदम रखे, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मैं देखूं कि 5वें क्रम के साधक का शरीर टुकड़ों में फट गया है। सौभाग्य से ये भंवर शहरों के पास कहीं नहीं खुला, अन्यथा यह एक बहुत बड़ी आपदा हो सकती थी। आदित्य ने 50 मीटर के विशालकाय भंवर को देखा जो जमीन से 100 मीटर ऊपर था। आसपास से मैना तेजी से चूसी जा रही थी। आदित्य जितना भंवर के करीब पहुंचता गया, मैना उतनी ही सघन होती चली गई। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। भंवर पर एक और नजर डालने के बाद आदित्य को एहसास हुआ कि भंवर फैल रहा है, हालांकि विस्तार बहुत धीमा था। भंवर के चारों ओर सर्पिल तरंगे फैल रही थीं। स्वूश। अंकल टोबियास, क्या आप मैना भंवर के बारे में कुछ जानते हैं? शाम को एडम, आदित्य, टोबियास और एडी एक बैठक कर रहे थे। अब तक 50 मीटर आकार का मैना भंवर 60.5 मीटर हो गया था। हर बीतते घंटे के साथ भंवर का आकार 2.1 मीटर बढ़ रहा था। आदित्य के साथ एक ही सोफे पर बैठे बूढ़े वैम्पायर ने उदास होकर आह भरी। जब भी इस दुनिया में कोई मैना भंवर आया है, तो हमेशा लाखों लोग इसकी वजह से मारे गए हैं। मैंने भी मैना भंवर की वजह से अपने पिता को खो दिया। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। सभी की नजर बूढ़े आदमी टोबियास पर थी। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि मैना भंवर का निर्माण किस तरह से होता है। मुझे बस इतना पता है कि जब भी मैना भंवर बनता है, वायुमंडल से बहुत ज्यादा मात्रा में मैना को चूसने के बाद मैना भंवर या तो दुनिया के खजाने को जन्म देगा, या एक कालकोठरी को जन्म देगा, या शायद एक भूल भुलैया भी बना देगा। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बुजुर्ग के शब्द उनके लिए सुनहरे रहस्योद्घाटन की तरह थे। लगभग 9 शताब्दियों पहले जानवरों के महाद्वीप पर एक ऐसी ही घटना घटी थी। 300 मीटर आकार का एक मैना भंवर पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया था। मैना भंवर ने एक विश्व खजाने को जन्म दिया। अनगिनत जनजातियां, राज्य और गुट दुनिया के खजाने पर अपना कब्जा करने के लिए लड़े। मैना भंवर के गायब होने के बाद भी जानवर जाति के लोग दुनिया के खजाने के लिए लड़ते रहे, जब तक कि आखिरकार एक दिन खजाना खो नहीं गया या किसी ने उसे छिपा दिया। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि खजाने के साथ क्या हुआ। उस सारे खून खराबे के बीच खजाना ऐसा लगता है जैसे वो कभी था ही नहीं। आदित्य केवल कल्पना ही कर सकता था कि विश्व खजाना किस तरह की कलाकृति कहलाती है। दादाजी, क्या आप इस विश्व खजाने की शक्ति के बारे में कुछ जानते हैं? टोबियास ने दुर्भाग्य से निराशा में अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि विश्व खजाने के प्रकट होने से एक बड़ा महाद्वीपीय युद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 500,000,000 मिलियन जानवर जाति के लोगों की जान चली गई थी। विश्व खजाने के गायब होने के बाद भी जनजातियां अपने गिरे हुए भाइयों और बहनों का बदला लेने के लिए आपस में लड़ती रहीं। 500 मिलियन। आदित्य ने अपने दिमाग में ये संख्या दोहराते हुए चौंक कर कहा। सिर्फ आदित्य ही नहीं, कमरे में बैठे सभी लोगों की प्रतिक्रिया एक जैसी थी। ये सोचना कि दुनिया का एक खजाना 500,000,000 जानवर जाति के लोगों की मौत का कारण बन सकता है। जब महाद्वीपीय युद्ध समाप्त हुआ, तो लगभग 1/3 जानवर पहले ही मारे जा चुके थे। कुछ मायनों में ये युद्ध जानवर महाद्वीप के लिए एक आशीर्वाद भी था। एक युद्ध जिसने जानवरों की 1/3 आबादी की जान ले ली है, उसे आशीर्वाद कैसे माना जा सकता है? एडी खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा। एडम और आदित्य के मन में भी यही सवाल था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग पूरा जानवर महाद्वीप केवल अंतहीन मैदान है। जानवरों के लिए भोजन ढूंढना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। महाद्वीपीय युद्ध से पहले जानवरों के महाद्वीप में 1.5 बिलियन जानवरों का अनुमान था। यह वह समय भी था जब बड़ी संख्या में जानवरों ने दूसरे महाद्वीपों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया था। जानवर महाद्वीप की लगभग 99% भूमि खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। महाद्वीप का एकमात्र खाद्य स्रोत या तो आयात या मछली पकड़ना या पशुधन पालना था। तो 500,000,000 पशु जाति के लोगों के मरने से बाकी 1 बिलियन लोगों की भूख की समस्या हल हो गई।
इससे बाकी 1 बिलियन लोगों के लिए पर्याप्त भोजन बच गया। आदित्य ने आखिरी भाग जारी रखा। उसने पहले भी धरती पर ऐसी ही चीजें देखी थी। धरती पर हालात इतने बदतर हो गए थे कि कुछ लोगों ने नरभक्षण भी शुरू कर दिया था। जीने के लिए वे कुछ भी खाने को तैयार थे। टोबियास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सही है। चाहे दुनिया कोई भी हो, खाद्यान्न की कमी हमेशा एक समस्या होती है। आदित्य ने सोचा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब वापस आते हैं मैना वॉर्टेक्स पर हमारी चर्चा पर। जब मैना वॉर्टेक्स लेबिरिंथ को जन्म देता है तो ये भूमि और महाद्वीप के लिए एक आशीर्वाद है। लेबिरिंथ आमतौर पर 10 या 100 मंजिलों से बने होते हैं। प्रत्येक मंजिल एक उप विश्व या छोटी दुनिया की तरह होती है जहां राक्षस रहते हैं और संसाधन मिल सकते हैं। हर भूलभुलैया की मंजिल पर एक बॉस राक्षस होता है। अगर सबसे ऊपरी मंजिल के बॉस राक्षस को नहीं मारा जाता है तो भूलभुलैया का अस्तित्व बना रहेगा। न केवल अस्तित्व बना रहेगा, बल्कि हर मंजिल पर राक्षसों का जन्म भी होता रहेगा। भूलभुलैया में तब तक राक्षस पैदा होते रहेंगे जब तक कि अंतिम बॉस को नहीं मार दिया जाता। भूलभुलैया भूमि पर बहुत अधिक धन ला सकती है। इसका कारण भूलभुलैया के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों की अनंत संख्या है। प्रत्येक मंजिल एक छोटी दुनिया है और प्रत्येक छोटी दुनिया में खदानें, जड़ी बूटियां और कीमिया सामग्री होती है। जैसे राक्षस फिर से पैदा होते हैं, वैसे ही पेड़, खदानें, जड़ी बूटियां, पानी, हवा, संक्षेप में भूलभुलैया के अंदर की हर चीज अंतहीन रूप से फिर से पैदा होती रहेगी। टोबियास की बातें सुनकर आदित्य को थोड़ा लालच आया। अगर उसके राज्य में भूलभुलैया बन जाती तो उसका राज्य महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन जाता। और अंत में हमारे पास कालकोठरी है। ज्यादातर मामलों में एक मैना भंवर एक कालकोठरी को जन्म देता है। भूलभुलैया के विपरीत कालकोठरी में कोई मंजिल नहीं होती। कालकोठरी में आमतौर पर राक्षसों का एक समूह होता है जिसका नेतृत्व एक बॉस करता है, और जब तक बॉस मारा नहीं जाता तब तक खुला रहता है। जहां तक एक कालकोठरी में कितने राक्षसों का सवाल है, मुझे यकीन नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैना भंवर ने वायुमंडल से कितना मैना चूसा है। अचानक लिविंग रूम के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। चूंकि मैना भंवर कालकोठरी और कालकोठरी के अंदर रहने वाले राक्षसों को जन्म देता है, इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि राक्षसों की संख्या कम से कम 1 मिलियन से ऊपर होगी। 10 लाख, इस विशाल संख्या ने ही आदम और अन्य लोगों के चेहरे पीले कर दिए। राक्षस में ज्यादातर या तो पहले क्रम की या दूसरे क्रम की साधना शक्ति होती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि बॉस राक्षस कितना शक्तिशाली है। 1 मिलियन प्रथम क्रम और द्वितीय क्रम राक्षसों की सेना का सामना करना। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि ओनाट परिवार राक्षसों की इस विशाल लहर से कैसे लड़ेगा। भले ही पूरा राज्य और कुलीन लोग राक्षसों की भीड़ को मारने के लिए आगे आए, फिर भी आदित्य को यकीन नहीं है कि क्या ये पर्याप्त होगा। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस समय घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सबके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। हर कोई उस आदमी को देख रहा था जिसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। एडम गहरी सोच में डूबा हुआ था। कोई भी उसे बीच में रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में है। उसके निर्णय के आधार पर लाखों लोगों की किस्मत बदल जाएगी। इस समय आदम अनगिनत लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा था। उसका एक भी गलत निर्णय अनगिनत लोगों की जान ले सकता था। इस स्थिति में आदित्य का दिमाग भी कोई कारगर उपाय नहीं सोच पा रहा था। एडम के पास विकल्प बहुत सीमित थे। उसके पास 2 ही विकल्प थे। पहला विकल्प तो ये कि वह अपनी सारी ताकत लगाकर लड़े। दूसरा विकल्प ये कि वह भाग जाए, जो वो कर भी नहीं सकता था। मुख्य समस्या ये थी कि न तो एडम और न ही किसी को इस बात का अंदाजा था कि उन्हें कितने राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। अगर उसे कालकोठरी से बाहर आने वाले राक्षसों की संख्या का थोड़ा बहुत अंदाजा होता तो शायद वो कुछ तैयारी कर सकता था। 10 मिनट चुपचाप बीत गए। वे 10 मिनट अनंत काल की तरह लग रहे थे। हर कोई तनाव में था और बहुत चिंतित था। लगभग 10 मिनट की खामोशी के बाद एडम ने नीचे देखते हुए आह भरी सांस। मुझे लगता है कि शुरू से ही हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प था और वो था लड़ाई करना। जिस जगह को मैं अपना घर कहता था, उसे छोड़ना कोई विकल्प नहीं है। ऐसा होते देखने के लिए मैं जीने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। मैं अपनी जमीन की रक्षा अपनी पूरी ताकत से करूंगा। थोड़ी देर रुकने के बाद एडम ने आदित्य, एडी और टोबियास की तरफ देखा और आगे बोला, ऐसा कहने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप सभी को लड़ने की जरूरत है। अगर कोई कालकोठरी दिखाई देती है और जब स्थिति सबसे गंभीर हो जाती है तो मैं चाहता हूं कि आप सभी पीछे हट जाएं और इस शहर से भाग जाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। एडी ने सबसे पहले मना किया। एडी एडम को अपना बड़ा भाई मानता था।
ये परिवार, यह महल, ये शहर और यह जमीन ही वो जगह थी जिसकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी। उसके लिए भागना नामुमकिन था। वो युद्ध के मैदान में मरना पसंद करेगा। कायरतापूर्ण जीवन जीने के बजाय एडी एक योद्धा के रूप में मरना पसंद करेगा। मास्टर, आप पागल हो गए होंगे। हमने हर जगह आपका पीछा किया है। हम आपको धोखा नहीं देंगे। इसके अलावा ये बूढ़ा आदमी बहुत समय तक जीवित रहा है। मेरा मानना है कि इस बूढ़े आदमी के मरने के लिए युद्ध का मैदान सबसे सही जगह होगी। हा हा हा। बूढ़े आदमी टोबियास के साथ कोई भी हंसने के मूड में नहीं था। आदित्य बस चुप रहा। वो इस लड़ाई में अपना सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन वो यहाँ मरने के लिए तैयार नहीं था। आदित्य के पास अभी भी एक राज्य था। उसे अभी भी लाखों लोगों की देखभाल करनी थी। अगर राजा खुद अचानक गायब हो गया तो राज्य का क्या होगा? इससे भी बदतर बात यह है कि उसके पास अभी तक कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जूलिया, सोफी और जैक के व्यक्तित्व को जानने के अलावा वे एडम को यहाँ कभी नहीं छोड़ेंगे। एडम ने आदित्य पर ध्यान केंद्रित किया। आदित्य, कृपया मुझसे यह वादा करो, अगर चीजें हाथ से निकलने लगेंगी तो तुम जूलिया, जैक और सोफी को अपने साथ लेकर महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में वापस चले जाओगे। आदित्य ने गहरी सांस ली और गंभीरता से अपना सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं, मैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक लगा दूंगा। आखिरकार आदित्य परिवार का हिस्सा बन गया था। भले ही एडम ने उससे न पूछा हो, फिर भी वह जूलिया, जैक और सोफी को अपने साथ स्टारिन किंगडम ले जाता। ये जानकर अच्छा लगा। एडम ने हल्के से मुस्कुराया और फिर नीचे देखा। पहले तो एडम को आदित्य बिल्कुल पसंद नहीं था। कौन पिता अपनी बेटी की शादी एक शराबी, गरीब, बेकार और प्रतिभाहीन आदमी से करना चाहेगा? एडम ने जूलिया को सैकड़ों बार वापस आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और आदित्य के साथ रहना जारी रखा। लेकिन उसके हाल ही में हुए बदलाव और उसके राज्य के साथ किए गए कामों ने आदित्य के बारे में उसकी राय बदल दी। एडम जानता था कि आदित्य उससे भी बेहतर नेता है। एडम के विपरीत, जिसके पास ड्यूक बनने पर सब कुछ था, आदित्य ने स्टारिन साम्राज्य का निर्माण किया। अगर चीजें गलत भी हो जाती हैं, तो अगर आदित्य अपने परिवार को अपने साथ ले जाता है, तो एडम ये जानकर शांति से मर सकता है कि स्टारिन साम्राज्य को कुछ नहीं हो सकता और उसका परिवार शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। आदित्य ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, चाचा, आप राजा से ही सैन्य सहायता क्यों नहीं मांग लेते? आदित्य का सवाल सुनकर एडम, एडी और टोबियास के चेहरों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। सेना के आने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना समय है। अगर आप सोच रहे हैं कि टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाए, तो टेलीपोर्टेशन एरे एक दिन में कितने लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है? इसकी एक सीमा होती है और इसकी भारी कीमत भी होती है। इको डोमिनियन का साम्राज्य वर्तमान स्टारिन साम्राज्य से लगभग 3 से 4 गुना बड़ा था। ओनाट कुलीन घराने ने साम्राज्य की कुल सैन्य शक्तियों में लगभग 15% का योगदान दिया, जिसने एडम को इको डोमिनियन के साम्राज्य में सबसे मजबूत ड्यूक बना दिया। राजा के पास 50% सैन्य शक्तियों पर नियंत्रण था। कैंपबेल के घराने ने सैन्य शक्ति का लगभग 10% योगदान दिया। बाकी 25% सैन्य शक्ति अन्य सभी कुलीनों द्वारा दी गई थी। जब एडम अपने पिता के उत्तराधिकारी बने और ड्यूक बने, तो ओनाट परिवार की सैन्य शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। ओनाट परिवार और कैंपबेल परिवार इको डोमिनियन साम्राज्य के 2 सबसे पुराने परिवार हैं। राजा चाहे तो भी इन दोनों घरों की सारी शक्तियां अपने पास नहीं रख सकता। पीढ़ियों से ओनाट के घराने और कैंपबेल के घराने के बीच किसी तरह की प्रतिद्वंद्विता दिखती है। एडम के पिता के ड्यूक बनने से पहले कैंपबेल के घराने के पास राजा के बाद सबसे ज्यादा सैन्य शक्ति थी, लेकिन लगता है कि स्वर्ग ओनाट के घराने का पक्षधर है। जूलिया के जन्म के साथ दोनों घरों की स्थिति पूरी तरह बदल गई। बेशक कैंपबेल के कुलीन घराने को बहुत लालच था। कीमिया की देवी को अपने परिवार में लाने की उनकी इच्छा और बढ़ गई। जूलिया ने अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू करने के बाद कैंपबेल के घराने ने कई तरीकों से एडम और उसके परिवार के करीब आने की कोशिश की, लेकिन एडम और सोफी ने उनकी मंशा को साफ तौर पर समझ लिया और जानबूझकर उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखी। पिछले कुछ सालों में कैंपबेल परिवार के मुखिया और वर्तमान ड्यूक ने लुसियन को जूलिया की ओर धकेला। भले ही वो 50 जोड़ साल से ज्यादा उम्र का था। पहले तो लुसियन ने जूलिया को सिर्फ उसकी प्रतिभा के कारण ही अपना लक्ष्य बनाया था, लेकिन बाद में जब उसने उसे पहली बार देखा तो उसका दिल उसकी दिव्य सुंदरता से तुरंत मोहित हो गया। सांस पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वैसे भी मैंने पहले ही महामहिम को हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए एक पत्र भेज दिया है। कुछ ही घंटों में सुदृढ़ीकरण आना शुरू हो जाना चाहिए। एडम का पत्र मिलने के बाद राजा ने व्यक्तिगत रूप से साम्राज्य के सभी रईसों को एडम की मदद के लिए सेना भेजने का आदेश भेजा। अगर ओनाट परिवार राक्षस के प्रकोप को रोकने में विफल रहता है,
तो पूरे साम्राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गंभीर मामलों में साम्राज्य का पतन भी हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हर कुलीन को, चाहे वे ओनाट परिवार को पसंद करते हो या नहीं, अपनी सेना को अपोगेल शहर भेजना पड़ा। हालांकि टेलीपोर्टेशन सरणियों की एक सीमा थी, लेकिन राजा ने सभी कुलीनों को इस विकट परिस्थिति में टेलीपोर्टेशन सरणियों का मुफ्त में उपयोग करने की अनुमति दी थी। हालांकि टेलीपोर्टेशन सरणियों का उपयोग केवल सैनिकों को टेलीपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। मैंने अपने सैनिकों को भी वापस बुला लिया है। उन्हें 5 से 6 घंटे में यहां पहुंच जाना चाहिए। ओनाट परिवार के पास लगभग 300,000 प्रथम श्रेणी के सैनिक, 50,000 द्वितीय श्रेणी के सैनिक और 11 तृतीय श्रेणी के कप्तान थे। प्रत्येक कप्तान के पास लगभग 30,000 सैनिक थे। एडम और एडी को मिलाकर ओनाट परिवार के पास 4 चतुर्थ श्रेणी के साधक थे। यह विशाल संख्या 4 स्तरीय राज्य या पावरहाउस को कुछ घंटों में कुचलने के लिए पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए। स्टारिन किंगडम या नाइलैंड के राज्य की तुलना ऑनर्ड हाउस की सैन्य शक्ति से करना एक वयस्क व्यक्ति की तुलना 5 साल के लड़के से करने जैसा है। अंतर बहुत बड़ा था। 350,000 सैनिकों के बारे में भूल जाओ, केवल 11 तीसरे क्रम के साधक नाइलैंड के राज्य को कुचलने के लिए पर्याप्त होंगे। थोड़ी और चर्चा के बाद बैठक आखिरकार समाप्त हो गई। आदित्य और टोबियास अपने प्रशिक्षण कक्ष में लौट आए। टोबियास ने आदित्य का मार्गदर्शन करना जारी रखा। आदित्य ने टोबियास में तत्परता का एक संकेत देखा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि टोबियास समय समाप्त होने से पहले आदित्य को जितना संभव हो सके उतना सिखाना चाहता था। दादाजी, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य भी नहीं बोल पाया। तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे सभी छात्रों में से तुम सबसे प्रतिभाशाली हो। अगर मैं इस लड़ाई में मर भी जाऊं तो कम से कम मैं चाहता हूं कि मेरा ज्ञान आगे बढ़े। तुम इसके लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हो। मुझे नहीं पता कि मैना भंवर कब रुकेगा। मैं तुम्हें सिखाने के लिए हर एक सेकंड का उपयोग करना चाहता हूं ताकि तुम जितनी जल्दी हो सके 3 स्टार रून मंत्र बनाना सीख सको। सामान्य समय की तुलना में बूढ़ा पिशाच टोबियास बहुत गंभीर लग रहा था। उसकी आवाज ने आदित्य को आगे चर्चा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। मैना भंवर जितना अधिक समय लेगा उतना ही अधिक मैना चूसता रहेगा। ये जितना अधिक मैना चूसेगा, डनगॉन या लेबिरिंथ उतना ही अधिक मजबूत होगा। यदि लेडी लकी ने उन्हें विश्व खजाना देने का फैसला किया तो सभी मैना का उपयोग एक सुपर शक्तिशाली विश्व खजाना बनाने के लिए किया जाएगा। लेकिन बूढ़े आदमी टोबियास के अनुसार विश्व खजाने के प्रकट होने की संभावना बहुत कम है। अधिकांश समय माना भंवर ने कालकोटरी को जन्म दिया। जब कालकोटरी का जन्म होता है तो राक्षसों की एक बड़ी संख्या बाहर निकल आती है और उनकी नजर में आने वाले किसी भी जीवित प्राणी पर हमला कर देती है। इस बीच सोफी डिनर बनाते समय थोड़ी हतप्रभ और उदास दिख रही थी। अब उसके आसपास वह खुशनुमा आभा नहीं थी। जैक ने अपनी मां में आए बदलाव को महसूस किया। हालांकि छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी वह अपनी मां के बारे में बहुत चिंतित दिख रहा था। बड़ी बहन, मां और पिताजी को क्या हुआ? वे मुझे स्कूल से लेने भी नहीं आए। सोफी या एडम हमेशा जैक को उसके स्कूल से छोड़ने और लेने जाते थे, लेकिन आज जूलिया जैक को लेने गई थी। लड़का खुश था कि उसकी बड़ी बहन उसे लेने आई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी आश्चर्य हो रहा था कि उसके पिता उसे लेने क्यों नहीं आए। सास, जैक, माँ और पिताजी दोनों ही इस समय व्यस्त है। एक बड़ा राक्षस हमारे शहर में घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पिताजी और माँ उस राक्षस को भगाने की योजना बना रहे हैं। वैसे क्यों ना मैं तुम्हारे होमवर्क में तुम्हारी मदद कर दूं? जूलिया छोटे जैक का ध्यान भटकाने में सफल हो गई थी। पहली बार मैना भंवर के प्रकट होने के साथ जूलिया को अपनी कीमिया कौशल का अभ्यास करने का मन नहीं हुआ। इसके बजाय वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती थी। जब मैना भंवर की खबर सामने आई तो सभी साधक जो पहले देवी को देखने के लिए कतार में खड़े थे, वे भी जल्दी से चले गए। इसलिए साधक जल्दी से साम्राज्य छोड़कर चले गए, जबकि कुछ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो गए। खाने की मेज पर उदासी छाई हुई थी। आम दिनों की तरह आज कोई भी कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। किसी को भी खाने की इच्छा नहीं थी। अगर छोटा सा जैक न होता तो कोई भी पहले से ही खाना खाने की जहमत नहीं उठाता। डिनर के बाद सोफी और जूलिया जैक के कमरे में चले गए, जबकि एडम राक्षस प्रकोप की तैयारी में व्यस्त था। अन्य समयों के विपरीत जब टोबियास ने आदित्य को केवल 6 से 7 घंटे पढ़ाया था, आज टोबियास ने आदित्य के डिनर के बाद भी पढ़ाई बंद नहीं की। सौभाग्य से टोबियास ने नोट्स तैयार किए थे जिनका उपयोग वह अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए करने वाला था। आदित्य उन नोट्स का उपयोग करके अपनी सीखने की गति को और तेज करने में सक्षम था। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लकड़ी का दरवाजा खोलते हुए जूलिया और जैक पारंपरिक जापानी शैली के कमरे में चले गए। जमीन पर बैठा एक आदमी, जिसके लंबे नीले बाल थे, ध्यान से पीक 3 स्टार धनुष पर रून बना रहा था। बूढ़ा पिशाच टोबियास आदित्य के सामने बैठा हुआ उसे देख रहा था। समय समय पर वह आदित्य की गलतियों को सुधारता रहता था। जब भावी रानी और उसका छोटा भाई अंदर आए तो टोबियास ने उन्हें देखकर सिर हिलाया और फिर उन्हें अपने पास बैठने का इशारा किया। जूलिया और जैक आदित्य से 3 मीटर की दूरी पर बैठे थे। वो रन बनाने में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि जूलिया और जैक कब आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोया हुआ था। वो एक सुनहरे रंग की कलम पकड़े हुए था जिसकी नोक बड़ी और लंबी थी। ये कलम एक खास रेज मटेरियल से बनी थी। इस कलम का इस्तेमाल किसी भी हथियार, कवच या कलाकृति पर रून बनाने के लिए किया जाता है। सोने का धनुष उसकी जांघों पर था। वह ध्यानपूर्वक सोने के धनुष के निचले हिस्से पर छोटे छोटे निशान बना रहा था। कुछ दिनों की तुलना में अब उसकी हरकतें बहुत सहज और तेज थीं। कुछ दिनों के लगातार अभ्यास से आदित्य की ड्राइंग की गति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। उनके हर स्ट्रोक बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये दृश्य देखकर जूलिया और जैक किसी कारण से बहुत शांत और तनावमुक्त महसूस करने लगे। जूलिया को पहले जो भी चिंताएं और घबराहट थी, वो तुरंत गायब हो गई। उसका मन शांत होने लगा। जूलिया और जैक को लगा कि वे घंटों तक देखते रह सकते हैं। आदित्य ने धनुष पर कितनी खूबसूरती से रन बनाए हैं, ये देखकर जूलिया चकित रह गई। उसकी हरकतें लचीली और शान से भरी हुई थीं। रन बनाते समय वह कितना केंद्रित था। इसके अलावा इस समय आदित्य बहुत सुंदर लग रहा था। जूलिया और जैक की तरह ही बूढ़ा टोबियास भी आदित्य को रून बनाते देख चकित था। इस लड़के को रून बनाते देख टोबियास के चेहरे पर गर्व था। कुछ समय पहले जब उसने शुरुआत की थी, उसकी तुलना में आदित्य ने बहुत सुधार किया था। अपने शिक्षक के रूप में बूढ़े पिशाच को बहुत गर्व महसूस हुआ। लगभग 9 मिनट बाद आदित्य ने आखिरकार 3 स्टार मंत्रों में से एक को खींचना समाप्त कर दिया। टोबियास के तहत आदित्य ने सीखा कि वो प्रत्येक मंत्र को संशोधित कर सकता है और रून खींचते समय कई मंत्रों को जोड़ सकता है। इस समय उसने अभी 3 स्टार रून मंत्र खींचना समाप्त किया था, जो सामान्य तीर के हमलों से होने वाले नुकसान को 30% तक बढ़ा देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पहला मंत्र लिखने के बाद उसने राहत की सांस लेते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा। रून लिखते समय उसे बहुत सावधान रहना पड़ता था। एक छोटी सी गलती भी गलती का कारण बन सकती थी। कभी कभी एक छोटी सी गलती हथियार या कवच को बर्बाद कर सकती थी। आदित्य, अभी के लिए इतना ही काफी है, तुम आराम कर सकते हो। आदित्य ने सुनहरा पेन नीचे रखा और टोबियास की ओर देखा। पहले ये बूढ़ा आदमी कालकोठरी बनने से पहले उसे सब कुछ सिखाने पर तुला हुआ था, लेकिन अब वो उसे आराम करने के लिए कह रहा था। मानव भंवर को प्रकट हुए 3 दिन हो चुके हैं। उन 3 दिनों के बाद अब मानव भंवर का आकार 211.7 मीटर हो गया है। आकार बढ़ने के साथ ही भंवर की मानव चूषण शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। इस बिंदु पर मानव भंवर को 20 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। अब जो भी व्यक्ति मैना भंवर के पास 15 किलोमीटर तक जाएगा, वह मैना भंवर के पास मैना के जबरदस्त दबाव से तुरंत मर जाएगा। कई 2 ऑर्डर सैनिकों को ये पसंद है। मैना भंवर की दिशा में पश्चिम की ओर लगातार हवाओं का एक शक्तिशाली झोंका बह रहा था। इन 3 दिनों में बारिश और तूफान कभी नहीं रुके। बारिश लगातार तेज होती गई। बारिश ने पहले ही खेती की जमीन को पानी में डुबो दिया था। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ के कारण दूर जाना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार घाटियों में बसे कई शहर पानी से भर गए थे। स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। हालांकि साम्राज्य ने आम लोगों की मदद के लिए कई हजार सैनिक भेजे हैं, लेकिन मृत्यु दर में वृद्धि के साथ स्थिति और भी खराब होती जा रही है। अब आकार में वृद्धि के साथ एडम और सभी को एक और बात की चिंता थी। यदि मान भंवर जानबूझकर इस तरह आकार में बढ़ता है, तो 1 या 2 दिन में ये शहर निर्जन हो जाएगा। घना मान दबाव शहर तक पहुंच जाएगा और सभी सामान्य लोगों और प्रथम श्रेणी के साधकों को तुरंत कुचल देगा। अब एडम और सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे कि मैना भंवर वायुमंडल से मैना को चूसना बंद कर दे। इन 3 दिनों के दौरान 600,000 की सेना अपोगेल शहर में आ गई। और भी सैनिक आ रहे हैं। राजा ने एडम की मदद के लिए खाद्य आपूर्ति, उपचार, औषधि और मैना पत्थर भेजे हैं। विशाल सेना के साथ साथ एक एक करके साम्राज्य के कुलीन लोग भी युद्ध में शामिल होने के लिए आ रहे थे। सभी सैनिकों को शहर के बाहर तंबू लगाने के लिए कहा गया, जबकि कुलीनों को आलीशान सराय में रहने की अनुमति दी गई। एडम ने निम्न श्रेणी के कुलीनों को अपने घर पर आमंत्रित नहीं किया। आमतौर पर वो कुलीनों को अपने महल में रहने देता, क्योंकि महल का 80% हिस्सा नष्ट हो चुका था और उसके पास सभी के लिए पर्याप्त कमरे नहीं थे।
इसके अलावा कुलीनों को अपने महल में रहने देने का मतलब था कि उसे अपनी और अपने परिवार की निजता का भी त्याग करना होगा। उसी समय एडम ने आम लोगों को भी शहर से भागने की अनुमति दी। जब लड़ाई शुरू होती है तो उसे भी यकीन नहीं होता कि वह इस शहर के नागरिकों को सुरक्षित रख पाएगा या नहीं। बड़ी संख्या में लोग शहर छोड़कर चले गए, जिससे पूरा अपोगेल शहर खाली हो गया। इस बीच जूलिया और पैगी ने अपना पूरा दिन सभी तरह की हीलिंग पोशन, मैना रिकवरी पोशन, लाइफ सेविंग पोशन, बॉडी स्ट्रेंथनिंग पोशन आदि बनाने में बिताया। चूंकि पैगी और जूलिया दोनों ही कीमियागर थे, इसलिए वे पोशन के साथ योगदान देना चाहते थे। एडम ने उन्हें पोशन बनाने के लिए सभी आरक्षित कीमिया सामग्री का उपयोग करने की भी अनुमति दी। इन 3 दिनों में आदित्य ने एक पल के लिए भी नींद नहीं ली। उसे सिर्फ तभी सोने की इजाजत थी जब उसे शौचालय जाना हो या फिर खाना हो। बूढ़े टोबियास ने आदित्य के लिए बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, लेकिन आदित्य को यह स्वीकार करना पड़ता है कि रून बनाने से उसका मन शांत होता है और उसका दिल शांत होता है। अब तक उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगे थे। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं। उसके चेहरे पर थकावट का भाव था, हालांकि उसने अपनी थकावट किसी को नहीं दिखाई थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, दादाजी, मुझे इस धनुष पर रून खींचने का काम पूरा करने दीजिए। रून खींचने के लिए मन का निरंतर उपयोग करना पड़ता है। आमतौर पर आदित्य का मैना कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता, लेकिन ब्लैक हॉट के साथ उसके पास बहुत ज्यादा मैना था। लगातार रून खींचने की 3 रातों की नींद हराम करने के बाद भी आदित्य के पास 100 जोड़ से ज्यादा मैना था। बूढ़े आदमी को इस बारे में पता था और उसने इसका पूरा फायदा उठाया। यदि आदित्य के पास इतना बड़ा मानस भंडार न भी होता तो भी बूढ़ा व्यक्ति उसे मानस पुनःप्राप्ति औषधि पीने और अपना अभ्यास जारी रखने के लिए मजबूर करता। आदित्य, अपने आप पर दबाव मत डालो। इस बार टोबियास ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर ली। उसके शब्दों में चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम कोई मशीन नहीं हो। अगर तुम्हें पर्याप्त आराम नहीं मिला तो तुम लड़ नहीं पाओगे। इसके अलावा अब तक तुमने लगभग सब कुछ सीख लिया होगा। जब तक तुम अभ्यास करते रहोगे और मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को पढ़ोगे, तुम 3 स्टार रन मास्टर बन जाओगे। लड़ाई शुरू होने से पहले आदित्य को सिखाना टोबियास का स्वार्थी इरादा था। वो कम से कम चाहता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले आदित्य को पर्याप्त आराम मिले। आदित्य, दादाजी टोबियास सही कह रहे हैं। तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरे साथ चलो। आदित्य के जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसका दाहिना हाथ खींचा और टोबियास और जैक को पीछे छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। सांस। आदित्य ने सिस्टम खोला और अपनी प्रगति देखी। रून सम्राट वर्ग प्रगति 3 आदेश तक 90.1%। 72 घंटों की लगातार मेहनत आखिरकार रंग लाए। आदित्य अपनी प्रगति से थोड़ा खुश था। जूलिया आदित्य को उसके बेडरूम तक ले गई। वो पिछले 3 दिनों से अपने बेडरूम में वापस नहीं आया है। उसके कुछ कहने का इंतजार किए बिना उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। सो जाओ। जूलिया अब जाने वाली थी। तुम कहाँ जा रहे हो? आदित्य ने पूछा। अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। जूलिया को भी आराम करने के लिए कुछ समय चाहिए था। वो और पैगी बिना किसी ब्रेक के 3 दिनों से काम कर रही है। जूलिया ने जैसे ही जाने के लिए दरवाजा खोला, आदित्य के शब्दों ने उसे रोक दिया। क्या मैं तुम्हारी जागों पर सो सकता हूँ? आदित्य को भी नहीं पता कि उसने इस तरह की बात क्यों और कैसे पूछी। शायद वो लड़ाई शुरू होने से पहले उसकी गर्मी महसूस करना चाहता था, या शायद वो लड़ाई शुरू होने से पहले उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता था। कारण जो भी रहा हो, जूलिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पलटी और आदित्य की तरफ छुपी हुई शर्म से देखने लगी। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा कि वो गंभीरता से उसे अस्वीकार कर देगी। जूलिया के व्यक्तित्व को देखते हुए वो सामान्यतः उसे अस्वीकार कर देती। गल्प। आदित्य थोड़ा नर्वस था और साथ ही उसकी गोद में लेटने को लेकर बहुत उत्साहित भी था। कुछ ही पल बाद आदित्य ने अपना सिर उसकी गोद में पाया। वो अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसके शरीर की गर्माहट महसूस करते हुए उसे अचानक बहुत नींद आने लगी। वो अपनी पलकें खुली नहीं रख पाया और आंखें बंद करने के बाद कब उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अच्छी नींद लो। भले ही जूलिया चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे इस लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया। उसे, उसकी माँ और जैक को महल में रहने के लिए कहा गया। अगर आदित्य एडम की जगह होता तो वह भी यही करता। वो मुस्कुराई और धीरे से उसके गहरे नीले लंबे बालों को सहलाया। करीब 15 मिनट बाद जूलिया को भी नींद आने लगी, जो पिछले 3 दिनों से सो नहीं पाई थी। उसने आदित्य का सिर तकिए पर रख दिया और बिना कुछ सोचे समझे उसके बगल में लेट गई और सो गई। लगभग 30 मिनट बाद जूलिया की मां सोफी आदित्य को खाने के लिए बुलाने आई। दस्तक। आदित्य, खाना तैयार है। आदित्य को जवाब न देते देख सोफी ने दरवाजा खोला।
क्लिक करें। वो आदित्य और जूलिया दोनों को एक ही बिस्तर पर सोते हुए देखकर दंग रह गई। ये दृश्य देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अच्छी तरह सो जाओ, कल का दिन तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। सोफी ने उन्हें परेशान नहीं किया और दरवाजा बंद करके चली गई। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगली सुबह आम दिनों से अलग। इन 4 दिनों में आसमान काले बादलों से ढका हुआ है और धरती पर लगातार बारिश हो रही है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग को बारिश रोकने का कोई इरादा नहीं था। आम लोगों की चीखें और दुख दर्द शांत नहीं हुए। लगातार 4 दिनों की बारिश में आदित्य को बारिश की आवाज की आदत हो गई थी। ऐसा लगता है कि बारिश की आवाज ने उस पर शांत प्रभाव डाला था। वह अजीब तरह से शांत था। भले ही आज वो दिन हो सकता है जब मैना भंवर आखिरकार मैना को चूसना बंद कर दे। एक बार ऐसा होने पर एक बहुत बड़ी तबाही उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी घटना जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते हैं। आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने दाहिने हाथ पर भार महसूस किया। आंखें खोलते ही सबसे पहली चीज जो उसके सामने आई वो थी उसके लंबे बैंगनी बाल। वो इस जानी पहचानी खुशबू को पहचान गया जो उसके नथुनों में घुस गई थी। उसके शरीर की इस प्राकृतिक खुशबू ने मानो उसके ड्रैगन शरीर में सुबह की आग जला दी हो। उसने थोड़ा नीचे देखा तो पाया कि देवी उसके दाहिने हाथ पर सो रही थी। उसके कोमल शरीर के भार से उसके हाथ में दर्द नहीं हुआ, बल्कि अच्छा महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो उसके साथ सो गई होगी। वो ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि वह कैसे सो रही थी। उसे उसके दाहिने हाथ को तकिए की तरह इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वो उसके दाहिने हाथ पर आराम से सो रही थी। उसके बिखरे हुए बैंगनी लंबे बाल उसकी दाहिनी आंख और बाएं गाल को रंग रहे थे। वो बिना किसी बचाव के सो रही थी। अगले 5 मिनट तक आदित्य ने उसके सोते हुए चेहरे को घूरने के अलावा कुछ नहीं किया। उसे यह स्वीकार करना होगा कि वह सोते हुए भी सुंदर लग रही थी। इस खबर ने मुझे जितना झकझोरा होगा उससे कहीं ज्यादा उसे झकझोर दिया होगा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे देश में भी ऐसा ही कुछ हो। ये जानते हुए कि यह घटना उसके परिवार और उसके जीवन को बदलने वाली है, वो फिर भी मजबूत बनी रही। आदित्य को एहसास हुआ कि जूलिया कितनी बहादुर और मानसिक रूप से मजबूत थी। निराशा में हार मानने के बजाय जूलिया ने सबके साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसके कोमल शरीर को अपनी ओर खींचा। फिर उसने अपने बाएं हाथ से उसकी पतली और मुलायम कमर को थाम लिया और उसका चेहरा अपनी छाती में दबा लिया। उसने उसे ऐसे थामा जैसे वो पूरी दुनिया की सबसे नाजुक चीज को थामे हुए हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर संभव हो तो वो उसे हमेशा ऐसे ही पकड़े रखना चाहता था। दुर्भाग्य से ये खत्म होना ही था। करीब 1 घंटे बाद राजकुमारी ने बड़े तकिए को महसूस करते हुए नींद में भौहें सिकोड़ी। उसने आदित्य को एक बड़े तकिए के रूप में सोचा। जब वो छोटी थी तो तकिया पकड़कर सोती थी, इसलिए उसे अतीत की आदत थी। उसने अपना बायां हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे अपने बाएं हाथ से थामे रही। उसके अचानक साहसिक कदम से आदित्य एक पल के लिए अवाक रह गया। वह न तो हिला और न ही उसने बहुत तेज सांस लेने की हिम्मत की। वह एक जगह जम गया और उसके चेहरे को घूरता रहा। अरे वाह! उसकी मुलायम और उछलती छाती उसके सीने से चिपकी हुई थी। उसके शरीर की कोमलता और प्राकृतिक खुशबू ने आग में घी डालने का काम किया। आदित्य को अचानक अपनी जांघों में कसाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे छोटा आदित्य पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने अपने होंठ काटे। दर्द ने वासना को कम कर दिया था। उसने अपना ध्यान सोती हुई देवी पर केंद्रित किया। अभी आदित्य उसकी असहायता का फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने से परहेज किया क्योंकि वो सही समय और सही माहौल का इंतजार करना चाहता था। उसने अपने दाहिने हाथ से उसके बैंगनी बालों को धीरे से सहलाया। उसके साथ होने से वो कुछ समय के लिए अपने दिल की चिंताओं को भूल गया। दस्तक दस्तक। अरे मैं क्या करूं? अचानक दस्तक सुनकर आदित्य का पूरा शरीर झटके से हिल गया। वो एक पल के लिए घबरा गया। उसे पता था कि अगर उसकी मां ने उन्हें इस तरह देख लिया तो बहुत बुरा होगा। आदित्य, जूलिया उठो। आदित्य के जवाब का इंतजार किए बिना ही सोफी ने दरवाजा खोल दिया। माँ, तुम क्यों चिल्ला रही हो? जूलिया नाराज थी। आखिरकार वो आराम से सो रही थी लेकिन उसकी माँ ने उसे जगा दिया। 1 मिनट रुको। कीमिया की देवी को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने पाया कि उसका चेहरा एक आदमी की छाती में दबा हुआ है। एक पल के लिए वह घबरा गई, लेकिन जैसे ही उसने उसके शरीर की जानी पहचानी खुशबू को सूंघा, वो घबराहट गायब हो गई। जूलिया ने नीचे देखा तो उसने पाया कि वो आदित्य को तकिए की तरह गले लगा रही थी। उसका बायां पैर उसकी कमर पर था जबकि उसका दायां हाथ उसकी कमर को पकड़े हुए था। फिर उसने देखा कि उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी।
जूलिया ने धीरे से अपना सिर उठाया और आदित्य के चेहरे की ओर देखा। आदित्य ने भी उसकी नजरों से नजरें मिलाई। गुड मॉर्निंग। जूलिया का पूरा चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो गया। देवी पूरी स्थिति से बहुत शर्मिंदा थी। एक तरफ उसने पाया कि यह बुरा भेड़िया उसका फायदा उठा रहा था, दूसरी तरफ उसकी मां ने उन्हें इस तरह सोते हुए पाया था जिससे उसे गलतफहमी हो सकती थी। फुफुफू, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। तुम दोनों अपना समय ले सकते हो, हमें इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये शब्द कहने के बाद सोफी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद वो मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हे, ऐसा लगता है कि मुझे अपने पहले पोते को गोद में लेने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरवाजा बंद होने के बाद जूलिया ने अचानक अपना रूप बदला और बिना इंतजार किए उसकी गर्दन का इंतजार करने लगी। अरे, मुझे काटना बंद करो। आदित्य नहीं चाहता था कि वो उसके सुंदर चेहरे को काट काट कर खराब कर दे। वो जल्दी से उठकर बिस्तर के दूसरी तरफ चला गया और जूलिया को घूरते हुए उस जगह को रगड़ने लगा जहां उसने पहले काटा था। तुम गुंडे हो, तुमने मेरा फायदा उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जूलिया ने लात मारने की कोशिश की जिसे आदित्य ने अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। आदित्य ने उसके बाएं पैर को पकड़कर कुछ सेकंड के लिए उसके पतले और आकर्षक लंबे पैरों की प्रशंसा की, हालांकि इससे उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। बेवकूफ, मुझे जाने दो। उसके गाल लाल हो गए और वो गुस्से से उसे घूरने लगी। क्या होगा अगर मैं ऐसा न करूं? अब जब आदित्य को आखिरकार उसकी कमजोरी पता चल ही गई थी, तो वो उसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। ये देखकर कि यह बदमाश उसका बायां पैर नहीं छोड़ रहा है, वो उसे अपने दाएं बाएं पैर से लात मारने के लिए आगे बढ़ी जिसे आदित्य ने फिर से पकड़ लिया। चूंकि जूलिया ने अपने हमलों में किसी भी तरह का मन का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए आदित्य आसानी से उसका पैर पकड़ने में सफल रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फायदा उठाने की? मैंने इसका फायदा नहीं उठाया। अगर आप भूल गए तो बता दूं कि यह मेरा कमरा था। तो क्या हुआ, ये पूरा महल मेरा है, मैं जहां चाहूं सो सकता हूं। हे, अब जब मैंने तुम्हारे खूबसूरत पैर पकड़ लिए हैं, तो मैं उनकी सराहना करने जा रहा हूं। यदि तुम मेरे पैर नहीं छोड़ोगे तो मैं मदद के लिए मां को बुलाऊंगी। ये देखकर कि वह हारने के कगार पर थी, चालाक देवी ने अपनी मां की मदद लेने का फैसला किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी टांगे छोड़ दूंगा क्योंकि तुम अपनी मां को बुलाने जा रही हो? आदित्य ने भी हार नहीं मानी। मां, बड़े भाई, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? छोटे जैक ने मासूमियत से पूछा। दूसरी ओर सोफी ने आह भरी। इस समय उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्या तुम ठीक हो आदित्य? सोफी ने आदित्य से पूछने से पहले एक पल के लिए अपनी बेटी को घूरा। जूलिया को धोखा महसूस हुआ जब उसकी मां और छोटे भाई ने आदित्य का पक्ष लिया। लगता है कल रात कुछ मच्छरों ने तुम्हारे चेहरे को काट लिया था। हा, मुझे लगता है ये स्वाभाविक है क्योंकि पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है। एडम की बातें सुनकर आदित्य का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हाँ, उन मच्छरों ने भी मुझे काटने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उन्हें थप्पड़ मारकर भगा दिया। जूलिया और एडम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तो अब बाप बेटी साथ साथ काम कर रहे हैं। आदित्य ने चेहरे पर लगे काटने के निशानों को रगड़ते हुए आह भरी। इस बीच नन्हे जैक ने मन ही मन सोचा कि किस प्रकार के मच्छरों के दांत बड़े होते हैं। पिछले 3 दिनों की तरह इस बार डाइनिंग टेबल पर माहौल पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था। सभी ने अपनी चिंताओं को अपने दिमाग में पीछे छोड़ दिया और नाश्ते का आनंद लिया। लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत इस खुशी के पल को ज्यादा देर तक नहीं रहने देने वाली थी। जैसे ही उन्होंने अपना नाश्ता खत्म किया, एडी दौड़ता हुआ आया। महाराज, मैना भंवर ने मैना को चूसना बंद कर दिया है। सिर्फ एक वाक्य में ही सभी का मूड खराब करने की शक्ति है। एडम और आदित्य ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। अगले ही पल एडी के साथ तीनों पुरुष लिविंग रूम से गायब हो गए और चिंतित जूलिया, सोफी और छोटे जैक को छोड़ गए। कुछ मिनट बाद आदित्य, एडम, एडी और बूढ़ा आदमी टोबियास शहर को घेरने वाली पश्चिमी दीवारों पर खड़े थे और उस विशाल भंवर को देख रहे थे जिसने आखिरकार मन को चूसना बंद कर दिया था। उस भंवर के चारों ओर की सर्पिल लहरें अब दिखाई नहीं दे रही थीं। आदित्य ने 211.7 मीटर के विशालकाय भंवर को देखा। हालांकि भंवर ने मैना चूसना बंद कर दिया था, लेकिन यह एक टिक टिक करता बम था जो कभी भी फट सकता था। लगभग 10 मिनट पहले मैना भंवर ने मैना चूसना बंद कर दिया। अगर मेरा अनुमान सही है तो मैना भंवर फट जाएगा और मैना की एक बड़ी लहर निकल जाएगी। सभी ने अपना ध्यान बूढ़े आदमी टोबियास की ओर लगाया। चाहे वो युवा हो या बूढ़ा, सभी ने बूढ़े वैम्पायर की बातों को ध्यान से सुना। माना भंवर के विस्फोट से निकलने वाली मैना तरंग बहुत शक्तिशाली होगी। अगर इसे सुरक्षित नहीं रखा गया तो ये 100 किलोमीटर में सब कुछ नष्ट कर देगी।
अगर हम मैना तरंग को नहीं रोकेंगे तो यह इस शहर के साथ साथ शहर में रहने वाले सभी लोगों को भी नष्ट कर देगी। जैसे ही बूढ़े आदमी टोबियास ने अपनी बात खत्म की, बिजली की चमक सुनकर सभी के चेहरे पीले पड़ गए। गर्जन, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ही दहाड़ रहा हो। धरती भी थोड़ी हिलने लगी। आदित्य को लगा कि दीवारें भी थोड़ी हिल रही हैं। उसकी ड्रैगन प्रवृत्ति उसे चिल्लाकर कह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह से भाग जाओ। सब लोग तैयार हो जाओ, मैना भंवर फटने वाला है। बूढ़े आदमी टोबियास के शब्द पूरे शहर में गूंज रहे थे। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपोगेल शहर जंगल के बीच में बनाया गया था। पूरा शहर घने जंगल से घिरा हुआ था। शहर के चारों ओर ऊंची दीवारें जादुई जानवरों को शहर में घुसने से रोकती थीं। जनरल एडी के नेतृत्व में हर दिन 1000 सैनिकों का एक समूह शहर के पास आने वाले जादुई राक्षस को भगाने या मारने के लिए भेजा जाता था। शहर में कभी भी राक्षसों का हमला नहीं हुआ क्योंकि ड्यूक एडम ने जंगल के आसपास के क्षेत्र को साफ रखना सुनिश्चित किया था। लेकिन वह अतीत की बात थी। अभी शहर की पश्चिमी दीवार के बाहर 1000 से ज्यादा सैनिक खड़े थे। इन 4 दिनों के दौरान सभी रईसों ने ड्यूक एडम को सुदृढ़ीकरण भेजा था। यहां तक कि ड्यूक एडम के प्रतिद्वंद्वियों और नफरत करने वालों के पास सुदृढ़ीकरण भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्यूक एडम पूरे साम्राज्य में सबसे मजबूत ड्यूक था। अगर ड्यूक एडम राक्षसों के हमले को रोक नहीं सका तो पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एडम को नापसंद करने वाले सभी रईसों को अपनी दुश्मनी को एक तरफ रखना पड़ा और बिना किसी रोक टोक के सुदृढ़ीकरण भेजना पड़ा। पश्चिमी दीवारों के बाहर, जो 400 मीटर से ज्यादा लंबी थी, 10 लाख सैनिक तैयार खड़े थे और उस मैना भंवर को देख रहे थे जिसने अब मैना को चूसना बंद कर दिया था। सिर्फ सैनिक ही नहीं, राजा ने व्यक्तिगत रूप से साम्राज्य के सभी साहसी लोगों से भी मदद करने का अनुरोध किया। 10 लाख सैनिकों के अलावा इस लड़ाई में लगभग 100,000 साहसी लोग शामिल थे। ये साहसी लोग इस साम्राज्य को अपना घर कहते थे और अपनी मातृभूमि के लिए खून बहाने के लिए तैयार थे। इसके अलावा इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि राजा ने खुद साहसी लोगों को पुरस्कार देने का वादा किया है। 1000 सैनिकों में से कुछ सैनिक जादुई सवारी पर बैठे थे। जादुई सवारी जादुई जानवर होते हैं जिन्हें सवारी बनने के लिए पाला जाता है। कई तरह की जादुई सवारी थी। बर्फीले भेड़िए, चंद्र भेड़िए, लाल घोड़े, काले घोड़े, सफेद घोड़े, जंगली बैल, रेगिस्तानी बैल, सींग वाले बैल, राजा सींग वाले बैल और रेगिस्तानी भेड़िए थे। हर सैनिक सवारी खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता था। माउंट की कीमत माउंट के प्रकार के आधार पर 500 सोने के सिक्कों से लेकर 10,000 सोने के सिक्कों तक हो सकती है। कुछ पौराणिक रैंक माउंट भी थे जो इतने दुर्लभ थे कि उन्हें खरीदने के लिए 1 मिलियन शाही सोना भी पर्याप्त नहीं था। केवल 50,000 सैनिकों के पास ही घोड़े थे। आदित्य ने पहली बार सैनिकों को घोड़े पर बैठे देखा था। यह एक ऐसी अवधारणा थी जिसका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में पालन नहीं किया जाता था। क्या तुम्हें घोड़ों के बारे में जानने की उत्सुकता है? एडम की आवाज सुनकर आदित्य ने सिर हिलाया। जादुई घोड़ों को छोड़कर यहाँ सभी सवारियां शुरुआती दूसरे क्रम के जादुई जानवर हैं। घोड़े प्रकार के जादुई सवारियों को छोड़कर अन्य सभी सवारियां राक्षसों पर हमला कर सकती हैं, उनका बचाव कर सकती हैं और उन्हें मार भी सकती हैं। घोड़े प्रकार के सवारियां अपनी तेज गति के लिए जानी जाती हैं। भले ही उनकी साधना चरम 1 क्रम में हो, लेकिन वे कुछ शुरुआती 3 क्रम के साधकों की तरह तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आदित्य ने समझकर सिर हिलाया। उसे जादुई घोड़ों में थोड़ी दिलचस्पी थी। प्रत्येक घोड़ा लगभग 2 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर लंबा था। चाचा, क्या आप जानते हैं कि मैं उन जादुई घोड़ों को कैसे पा सकता हूँ? जादुई घोड़ों के प्रजनन का विचार उसके दिमाग में आया। महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में जादुई घोड़े नहीं पाए जा सकते, लेकिन घोड़ों के प्रजनन से स्टारिन साम्राज्य पूर्वी क्षेत्र में जादुई घोड़े रखने वाला पहला साम्राज्य बन जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। आदित्य ने जवाब में सिर हिलाया। सब लोग तैयार हो जाओ, मन का भंवर फटने वाला है। बूढ़े आदमी टोबियास के शब्द पूरे शहर में सुनाई दिए। आदित्य और एडम के चेहरे गंभीर हो गए। सबकी नजरें मैना भंवर पर टिकी थी। अब तक मैना भंवर इतना बड़ा हो चुका था कि उसे 50 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। दरार, धरती हिलने लगी तो कई सैनिक गिर पड़े। यहां तक कि आदित्य और दूसरे लोग जो दीवारों के ऊपर खड़े थे, उन्हें भी लगा कि दीवारें थोड़ी थोड़ी हिल रही हैं। यह आ रहा है। बूम! अगले ही पल सभी ने एक तेज आवाज सुनी। उस आवाज के साथ मैना भंवर से मैना की एक बड़ी लहर निकली। हर कोई अपने मैना का इस्तेमाल मैना बैरियर बनाने के लिए करे। रक्षात्मक अवरोध की सीमा बढ़ाओ।
एडम के जोरदार शब्दों के साथ ऊर्जा गुंबद, जो पहले पूरे शहर को कवर कर रहा था, फैलने लगा। कुछ ही सेकंड में एक विशाल सफेद पारदर्शी ऊर्जा गुंबद शहर के चारों ओर 5 किलोमीटर तक फैल गया। यह आ रहा है। आदित्य की पुतलियां सुई के आकार की हो गईं जब उसने देखा कि मन की लहर उनकी दिशा में बढ़ते हुए अपने मन में सब कुछ नष्ट कर रही है। मन की लहर हर दिशा में फैल गई। लहर के साथ हवा का एक भयानक तेज झोंका भी शहर की ओर बढ़ रहा था। हर किसी के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने देखा कि मन की लहर तेज गति से उनकी ओर आ रही है। मन अवरोध तैयार करो। उस समय कोई भी पीछे नहीं हटा। सभी ने अपना मन प्रसारित किया। उसी समय सैकड़ों हजारों मन अवरोध बनने लगे। आदित्य ने आश्चर्य और सदमे के मिश्रण के साथ दृश्य देखा। प्रत्येक बीतते मिलीसेकंड के साथ एक एक करके बड़े ऊर्जा गुंबद के पीछे सैकड़ों मन अवरोध बन गए। मन की लहरें हिमस्खलन की तरह उनकी ओर आ रही थीं। यहां तक कि सामान्य लोग भी अपनी ओर धूल और कणकरों का एक विशाल बादल आते हुए देख सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य ने इस मन अवरोध की सीमा बढ़ा दी, जिससे प्रति सेकंड 100 जोड़ मन की खपत होने लगी। बूम! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मन की लहर के उन पर पड़ते ही शहर का रक्षात्मक ऊर्जा गुंबद तेजी से टूटने लगा। हर कोई डर के मारे ऊर्जा गुंबद पर दिखाई देने वाली कांच जैसी दरारों को देखने लगा। टकराना। 2 सेकंड के बाद ऊर्जा गुंबद कांच की तरह टूट गया। मन की लहर ने सभी द्वारा बनाए गए लाखों मन अवरोधों को मारा, लेकिन मन की लहर के सामने 10 लाख से अधिक साधकों द्वारा बनाए गए मन अवरोध चींटी की तरह थे। दरार। एक एक करके सभी मन अवरोध नाजुक कांच की तरह टूट रहे थे। यहां तक कि शीर्ष 4 क्रम साधक भी अवरोधों को 1 सेकंड से अधिक नहीं रोक पाए। कुछ ही सेकंड में मन तरंग ने आसानी से 1 लाख मन अवरोधों को तोड़ दिया। मौत को अपने करीब आते देख सभी के चेहरे डर से पीले पड़ गए। क्या यह वाकई हमारा अंत है? उनकी आंखों के सामने सभी मानसिक अवरोध टूटते जा रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे समय धीमा हो गया हो। हर कोई देख सकता था कि क्या हो रहा था, लेकिन उनके शरीर उस गति से प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे। दरार। प्रत्येक कर्कश ध्वनि के साथ सभी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी मृत्यु उनके निकट आ रही है। ये खत्म हो गया है। अब तक मन तरंग काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन यह अभी भी इतनी शक्तिशाली थी कि यहां लगभग सभी को मार सकती थी। जब मन तरंग ने शेष बचे कुछ मन अवरोधों को मारा, तो 1 सेकंड से भी कम समय में एक मन अवरोध को छोड़कर सभी मन अवरोध टूट गए। दरार। ऊर्जा गुंबद की तरह ही 400 मीटर का विशाल मान अवरोध भी तीव्र गति से टूटने लगा। अभी तो सभी दिल से यही कामना कर रहे थे कि मान तरंग रुक जाए। यह वही है। एक एक करके सभी ने आदित्य की ओर देखा। यहां लगभग सभी लोग जानते थे कि यह सुंदर युवक कौन है। दरार बढ़ती ही गई। कुछ ही सेकंड में 400 मीटर का माना बैरियर दरारों से भर गया। आदित्य, अब सब कुछ तुम्हारे कंधों पर है। आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने मैना बैरियर को पकड़ने के लिए अपना ज्यादा मैना डालना शुरू कर दिया। मैना बैरियर पर जो दरारें थीं, वे गायब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे समय उलट गया हो। आखिर उसके पास कितना मन है? इस समय सभी के मन में आदित्य के प्रति सम्मान था। मेरे पास मैना नहीं है। लगभग सभी ने सुना कि उन्होंने अपना सारा मैना बड़े मैना अवरोध बनाने में खर्च कर दिया था, जबकि प्रथम श्रेणी के साधकों के पास अपने छोटे से मैना रिजर्व से दूसरों के मैना अवरोध को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्य उच्च श्रेणी के साधकों की तुलना में प्रथम श्रेणी के साधकों के पास केवल 100 जोड़ मैना था। इस बीच आदित्य का चेहरा हर बीतते सेकंड के साथ और भी पीला होता जा रहा था। अभी वो 400 मीटर लंबे मैना बैरियर को बनाए रखने के लिए प्रति सेकंड 300 जोड़ मैना का इस्तेमाल कर रहा था। अगर उसका मैना बैरियर गिर गया तो सब खत्म हो जाएगा। आदित्य, इसे कुछ और सेकंड के लिए पकड़ो। सौभाग्य से मैना तरंग कमजोर होती जा रही है। शहर के ऊर्जा गुंबद और सैकड़ों हजारों मैना अवरोधों को तोड़ने के बाद मैना तरंग बहुत कमजोर हो गई है। मैं इसे अब और नहीं रोक सकता। आदित्य को लगने लगा था कि उसकी चेतना अपने मन का अत्यधिक उपयोग करने से लुप्त हो रही है। अपने 2800 जोड़ विशाल मन भंडार के साथ भी 400 मीटर लंबा और 30 मीटर ऊंचा एक विशाल अवरोध बनाकर और जब एक शक्तिशाली बाहरी बल अवरोध को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तब भी अवरोध को चालू रखना। प्रत्येक गुजरते सेकंड में बहुत अधिक मन की खपत हो रही थी। टकराना। अगले ही पल आदित्य घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने देखा कि 400 मीटर की मैना बैरियर कांच की तरह टूट रही है। सौभाग्य से तब तक मैना की लहरें बहुत कमजोर हो चुकी थीं। हवा के तेज झोंके को महसूस करने के अलावा किसी को कुछ नहीं हुआ। आदित्य ने आखिरी सेकंड में सभी को बचाने में कामयाबी हासिल की। हम बच गए। कुछ सैनिकों को यकीन ही नहीं हुआ कि वे मैना वेव से बच गए हैं।
कुछ सेकंड के लिए तो उन्हें लगा कि अब वे बर्बाद हो चुके हैं। हम उसकी वजह से बच गए। सभी ने अपनी नजरें उस व्यक्ति की ओर घुमाई जो घुटनों के बल बैठा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो किसी ने उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। सभी चौथे क्रम के साधक एक दूसरे को चौंक कर देखने लगे। इस बच्चे के पास कितना मैना है। चौथे क्रम के साधक भी मैना की लहर के उनके मैना अवरोधों को तोड़ने से पहले केवल 1 सेकंड ही टिक पाए। तो ये ड्यूक एडम का कथित दामाद है। लुसियन के बगल में खड़े एक व्यक्ति ने आदित्य को मैना भंवर की ओर ध्यान देने के लिए ध्यान से देखा। इस बीच लुसियन के मन में आदित्य के लिए नया सम्मान और प्रशंसा पैदा हो गई। इस आदमी ने न केवल उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसके पिता और लाखों साधकों और साहसी लोगों की जान भी बचाई थी। पहले मैं उसकी ताकत को परखने के लिए उससे लड़ना चाहता था, लेकिन अब मैं एक साधक के रूप में उससे लड़ना चाहता हूं। एडम, एडी और टोबियास तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी। एडम ने आदित्य के दाहिने कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा काम किया बच्चे, तुम्हारी वजह से ही हम बच पाए। आदित्य ने कुछ मैना रिकवरी गोलियां लेने से पहले एक छोटे से सिर हिलाकर जवाब दिया। सिर्फ आदित्य ही नहीं, सभी के पास मैना रिकवरी गोलियां थीं। एडम ने मैना रिकवरी गोलियां, स्वास्थ्य रिकवरी गोलियां और सहनशक्ति रिकवरी गोलियां हर उस व्यक्ति को देने का आदेश दिया था जो इस लड़ाई में शामिल होने आया है। ऐसा करते समय उसने अपनी बेटी और उसकी बेटी की नौकरानी पैगी द्वारा कुछ सालों में बनाई गई सभी आरक्षित गोलियां भी इस्तेमाल कर ली। मन रिकवरी की गोलियां लेने के बाद आदित्य को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने मन भंवर को देखा और तुरंत चौंक गया। मन भंवर अब एक विशाल गहरे नीले रंग के पोर्टल में बदल गया था। बूढ़े आदमी टोबियास का चेहरा इस पोर्टल को देखकर बदसूरत हो गया। उसे पता था कि क्या होने वाला है। वे जो सामना करने वाले थे, उसकी तुलना में मैना लहर एक टीजर की तरह थी, क्योंकि मुख्य शो अब शुरू होने वाला था। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। यह क्या बकवास है। लाखों योद्धाओं और जादूगरों को जश्न मनाने का समय नहीं मिला, क्योंकि उनका ध्यान अंततः 100 मीटर के विशाल गहरे नीले रंग के पोर्टल पर गया। पोर्टल से परे देखना असंभव था। किसी को नहीं पता था कि कालकोठरी के अंदर किस तरह के राक्षस थे। पोर्टल के आकार को देखते हुए ये कालकोठरी आसानी से SS श्रेणी की कालकोठरी है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर राक्षसों की संख्या 10 मिलियन से अधिक हो। टोबियास ने ये शब्द ऊंची आवाज में नहीं कहे, क्योंकि वह जानता था कि अगर सैनिकों को इस बारे में पता चला तो वे लड़ाई में अपनी नैतिकता खो देंगे। आदित्य और एडम ने एक दूसरे को देखा। दोनों आदमी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस समय शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक नजर में ही आदित्य समझ गया कि एडम उसे क्या याद दिलाना चाहता था। एडम आदित्य को उस वादे की याद दिला रहा था जो उसने एडम से किया था। चिंता मत करो, हम ये लड़ाई जीतेंगे। एडम ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। केवल वही जानता था कि उसके दिल में कितनी बेचैनी थी। एक पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और 100 मीटर आकार के विशाल गहरे नीले रंग के पोर्टल को घूरते रहे। हर कोई इस लड़ाई से घबरा गया था। यहां तक कि पीक 4 ऑर्डर के साधकों को भी खुद को शांत रखने में मुश्किल हो रही थी। वे भले ही एक शक्तिशाली व्यक्ति हो, लेकिन लाखों राक्षसों की सेना के सामने वे भी इतने आश्वस्त नहीं थे। यह आ रहा है। आदित्य को यह दृश्य हमेशा याद रहेगा। विशाल द्वार से उसने एक हरे रंग का प्राणी बाहर निकलता हुआ देखा। उसने तुरंत ही इस प्राणी को पहचान लिया। ये प्राणी 1.2 मीटर लंबा था और इसकी त्वचा हरे रंग की थी। इसके कान चमगादड़ जैसे थे और नाक चपटी या लंबी और नुकीली थी। इसकी पुतलियां गहरे लाल रंग की थी और चेहरा बदसूरत और घिनौना था। यह एक भूत है। जिस राक्षस का वे सामना करने जा रहे थे, वो राक्षसी मूल का राक्षस निकला। 1.2 मीटर लंबे हरे रंग के भूत ने अपनी छाती और पसलियों को ढकने के लिए चांदी का कवच पहना हुआ था। राक्षस ने अपने निचले हिस्से को भेड़िए की खाल से ढका हुआ था। भूत ने चमड़े से बने एक जोड़ी जूते पहने हुए थे। भूत ने एक छोटी काली तलवार पकड़ी हुई थी। इस बार 1000 भूत पोर्टल से बाहर निकलने लगे। हर बीतते सेकंड के साथ ज्यादा से ज्यादा भूत पोर्टल से बाहर निकलने लगे। गॉब्लिन की संख्या बढ़ रही है। 1 मिनट के भीतर 10,000 से अधिक गॉब्लिन 1 मिलियन सैनिकों पर व्यापक रूप से दौड़ रहे थे। मन की लहर ने अपने रास्ते में आने वाले सभी पेड़ों और वस्तुओं को तुरंत नष्ट कर दिया था। इस समय अपोगेल शहर और कालकोठरी के बीच 20 किलोमीटर की दूरी में पेड़ों या किसी भी वस्तु का कोई निशान नहीं था। यह एक समतल मैदान था, युद्ध के लिए एक आदर्श स्थान। एडम और अन्य चौथे क्रम के साधक 10 लाख सेनाओं के सामने प्रकट हुए। फिर एडम ने अपनी महान तलवार उठाई और ऊंची आवाज में बोला, सब लोग, इस भूमि की रक्षा करने का समय आ गया है। मौत से मत डरो।
दुश्मनों पर हमला करो और उनका वध करो। भूतों को मार डालो। दीवार के ऊपर खड़े होकर आदित्य ने 1100 की सेना को अनगिनत भूतों को मारने के लिए आक्रमण करते देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तो वो लड़का यहाँ है। आदित्य ने ड्यूक कैंपबेल के बेटे लुसियन की ओर देखा, जिसने लगभग 5 दिन पहले एक लड़ाई में चुनौती दी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्यूक कैंपबेल का बेटा इस लड़ाई में भाग लेगा। अगले कुछ सेकंड तक आदित्य उत्सुकता से लुसियान पर अपनी नजरें गड़ाए रहा। एडम से 20 मीटर की दूरी पर खड़े होकर लुसीन ने अपनी पूरी गति से भूतों पर हमला किया। जब भूत उससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थे, तब उसके हाथ में मौजूद चांदी की तलवार सफेद रोशनी में चमकने लगी। बर्फीला तूफान / टकराना। 5वीं श्रेणी की चांदी की तलवार से ठंडी बर्फ की लहर निकली। इस हमले से 2000 प्रथम श्रेणी के भूत तुरंत मर गए। उसके बड़े पैमाने पर हमले को देखकर उसके पीछे खड़े सैनिकों का भी खून खौल उठा। एक जोरदार दहाड़ के साथ एडम, एडी, टोबियास और सभी ने भूतों के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि आदित्य को जल्द ही एक और समस्या का पता चला। हर सेकंड मारे जा रहे भूतों की संख्या कालकोठरी से बाहर आने वाले भूतों की संख्या की तुलना में बहुत कम थी। कुछ ही मिनटों में भूतों की संख्या 10,000 से 50,000 हो गई। ऐसा लगता है कि भूतों का कोई अंत नहीं है। रॉयल गॉब्लिन, गॉब्लिन जादूगर, गॉब्लिन योद्धा, आधे गॉब्लिन, उच्च गॉब्लिन है। सभी प्रकार के गॉब्लिन मिश्रित थे, लेकिन सबसे आम एक गॉब्लिन था। 100 को छोड़कर अधिकांश गॉब्लिन की खेती या तो पीक 1 ऑर्डर या 2 ऑर्डर में थी। उसकी पीठ पर 2 जोड़ी लाल पंख दिखाई दिए। उसके शरीर के चारों ओर गहरे नीले रंग की बिजली चमकने लगी। अगले ही पल ड्रैगन राजा भी गायब हो गया, मानो वो टेलीपोर्ट हो गया हो। एडम के आदेश के तहत 1 मिलियन सेनाओं ने 3 तरफ से गॉब्लिन को घेरना शुरू कर दिया था। सभी 4 ऑर्डर पावरहाउस फ्रंटलाइन पर लड़ रहे थे, जबकि जादूगर पीछे से लड़ रहे थे। सभी प्रकार के घेराबंदी के हथियार लगातार गॉब्लिन पर हमला कर रहे थे। बस मर जाओ। हजारों दूसरे दर्जे के भूतों से घिरे होने के बावजूद एडम ने पागलों की तरह अपनी तलवार घुमाई। हर बार जब वह अपनी तलवार घुमाता तो सैकड़ों भूत मर जाते। वह अपने मन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसकी कच्ची ताकत भूतों को गोभी की तरह मारने के लिए पर्याप्त से ज्यादा थी। दूसरी तरफ भी भूत प्रेत जादूगर थे। भूत प्रेत जादूगरों ने काली टोपी पहन रखी थी और अपने शरीर को काले लबादों से ढक रखा था। तीसरे क्रम के भूत प्रेत जादूगरों में से एक का ध्यान एडम की ओर गया। महिला गॉब्लिन जादूगरनी सैकड़ों गॉब्लिनों को उड़ता देख कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। हर बार जब यह आदमी अपनी तलवार घुमाता तो इससे एक शॉकवेव पैदा होती जिससे सैकड़ों गॉब्लिन उड़ जाते। यह इंसान बहुत ताकतवर लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या राजा मुझे इसके साथ संभोग करने की अनुमति देगा। महिला गॉब्लिन जादूगरनी ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और एडम पर 3 सितारा जादू डालना शुरू कर दिया। ब्रह्म दानव। लकड़ी की छड़ी चमक उठी जब महिला भूत जादूगरनी ने अपना जादू लगभग छोड़ दिया, लेकिन आखिरी क्षण में एक तलवार उसके शरीर को छेदती हुई उसके स्तनों के बीच प्रकट हुई। खांसी। महिला भूत जादूगरनी के हाथ से लकड़ी का डंडा गिरते ही उसके मुंह से खून निकल आया। उसने किसी तरह पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लंबे गहरे नीले बालों वाला एक सुंदर आदमी उसे घूर रहा था। मानव। आदित्य को जरा भी दया नहीं आई क्योंकि उसने देखा कि महिला गॉब्लिन जादूगरनी अपने घुटनों पर गिर गई और फिर धीरे धीरे बेहोश हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं एक ड्रैगन हूं। अगले ही पल आदित्य ने अपनी उंगलियां चटकाई। डिंग। मेजबान ने तीसरे क्रम के मध्य भूत जादूगर को मार दिया है। डिंग। होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग। होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग। होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। स्वूश। एक पल के लिए युद्ध के मैदान में मौजूद सभी लोगों ने लड़ाई रोक दी क्योंकि वे बादल से उतरते हुए विशाल दिखने वाले लाल ड्रैगन को देख रहे थे। लाल ड्रैगन आग की लपटों से बना था। लाल ड्रैगन लगभग 100 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा था। लाल ड्रैगन की उपस्थिति ने ही लाखों भूतों के दिलों में भय पैदा कर दिया। ये पौराणिक लाल लो है, लेकिन इस आदमी के पास ये पौराणिक ज्योति कैसे है? मैंने उसका नाम पहले क्यों नहीं सुना? मुझे अब ये समझ में आने लगा है कि ड्यूक ने इस व्यक्ति को अपनी बेटी के भावी पति के रूप में क्यों चुना। सैनिक एक पल के लिए रुक गए और राजसी दिखने वाले 100 मीटर लंबे लाल पूर्वी ड्रैगन को देखने लगे। पूर्वी लाल ड्रैगन स्वर्ग से उतरा। जैसे ही लाल ड्रैगन जमीन से 30 मीटर ऊपर आया, लाल ड्रैगन के नीचे मौजूद सभी प्रथम श्रेणी के भूतों को अपने शरीर में जलन महसूस हुई। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता।
कोई मुझे बचाओ। प्रथम श्रेणी के भूत दर्द से चीखने लगे। उनकी दर्दनाक चीखों से अन्य भूतों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने तुरंत इस इंसान से दूरी बनाना शुरू कर दिया। डिंग, मेजबान ने प्रथम श्रेणी के भूत जादूगर को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने प्रथम श्रेणी के भूत योद्धा को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने प्रथम श्रेणी के भूत को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने प्रथम श्रेणी के अर्ध गॉब्लिन को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने प्रथम श्रेणी के भूत तीरंदाज को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने एक को मार दिया है। बिना इंतजार किए आदित्य ने लाल ड्रैगन को सीधे रास्ते पर भेज दिया। आग की लपटों का भयानक तापमान ही पूर्वी लाल ड्रैगन की 25 मीटर की रेंज के आसपास मौजूद किसी भी प्रथम श्रेणी के भूत को जलाने के लिए पर्याप्त था। डिंग, मेजबान ने प्रथम श्रेणी के अर्ध गॉब्लिन को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने प्रथम श्रेणी के भूत तीरंदाज को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने एक को मार दिया है। डिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। बूम, एक शक्तिशाली हमले ने अचानक लाल ड्रैगन को नष्ट कर दिया। मुझे इस इंसान को संभालने दो। आवाज सुनकर आदित्य अपनी बाईं ओर मुड़ा और उसने 1.5 मीटर लंबे एक भूत को देखा। दूसरे भूतों से अलग, ये भूत बहुत अलग था। इस भूत की त्वचा लाल थी, लगभग इंसान जैसा दिखने वाला मांसल शरीर था और इसकी लंबाई 1.5 मीटर थी। तो यह एक उत्परिवर्ती गॉब्लिन है। आदित्य को लगा कि इस गॉब्लिन की ताकत कम से कम शुरुआती 4 क्रम की थी। मेरा नाम जिया वू है। चौथे क्रम के इस मानव को संभालते हुए देखकर अन्य भूत चतुराई से एक तरफ हट गए और अन्य मनुष्यों पर हमला करना जारी रखा। यह एक चीनी नाम है। आदित्य ने भौहें चढ़ाई। शुरू से ही उसने कई चीजें नोटिस की हैं। पहली बात यह थी कि सभी गॉब्लिन में एक वयस्क इंसान के समान बुद्धि थी, जो वास्तव में अजीब है। जहां तक उसे पता था, गॉब्लिन में अधिकतम 9 साल के बच्चे जितनी बुद्धि थी। गॉब्लिन राक्षस थे जो लड़कियों का अपहरण करके उनके साथ संबंध बनाते थे। आदित्य ने सुना है कि गॉब्लिन आमतौर पर छोटे गांवों को निशाना बनाते हैं और गांव की सभी लड़कियों को तब तक लूटते हैं जब तक वे मर नहीं जाती। दूसरी बात, भले ही भूत कालकोठरी के अंदर पैदा हुए हों, फिर भी भूतों को जाली हथियार और कपड़े कहां से मिले? संभवतः मन से भूतों के लिए हथियार नहीं बनाए जा सकते। आदित्य को लगने लगा था कि इस मन भंवर का कोई और उद्देश्य था। तुम्हारा नाम क्या है मानव? क्योंकि आदित्य ने अपने वंश को दबा रखा था, इसलिए सभी उसे मानव ही समझते थे। मैं आदित्य हूँ। जिया वू ने अपने घुमावदार खंजर को चाटते हुए चालाकी से मुस्कुराया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्वूश! जिया वू तुरंत 100 मीटर की दूरी तय करके आदित्य के सामने आ गया। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। स्वूश! जिया वू ने तुरंत 100 मीटर की दूरी तय की और आदित्य के सामने आ गया। आदित्य का चेहरा उसकी गर्दन की ओर बढ़ती हुई तेज और पॉलिश की हुई स्टील की तलवार में झलक रहा था। झनकार! ओह! जिया वू नामक लाल भूत आश्चर्यचकित था जब आदित्य आश्चर्यजनक रूप से उसके हमले को रोकने में कामयाब रहा। क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध तलवार से हमले को रोकने के बाद ड्रैगन राजा ने लाल भूत पर एक लात मारने के लिए अपने दाहिने पैर का इस्तेमाल किया। टकराना! लात ने लाल भूत को 10 मीटर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने दर्द में अपना पेट पकड़ लिया। उसे लगा कि मुक्का लगने से उसके अंदरूनी अंग कुचले जा रहे हैं। सामान्य मनुष्यों की तुलना में भूतों के शरीर उतने मजबूत नहीं थे। अपने हल्के शरीर के कारण भूत अधिक चपलता वाले लड़ाकू थे। लाल उत्परिवर्ती भूत जियाजू एक उत्परिवर्ती भूत था। वो असाधारण शक्ति के साथ पैदा हुआ था। क्या शक्तिशाली हमला है! उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ऐसे इंसान से मिलेगा जिसकी कच्ची ताकत उससे भी ज्यादा थी। यहीं पर वह गलत था। वह नहीं जानता था कि आदित्य एक ड्रैगन था जिसकी कच्ची ताकत ड्रैगन के मानक से भी ज्यादा थी। ये शर्म की बात है, लेकिन हमारे कबीले की भूत प्रेतियां तुम्हें चखना पसंद करती। ये शब्द सुनकर आदित्य को बहुत घृणा हुई। अचानक उसकी आंखों में ठंडक बढ़ गई। रेड गॉब्लिन और आदित्य दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। जब आदित्य जिया वू से सिर्फ 4 मीटर दूर था, तो उसने अपना सबसे घातक कौशल सक्रिय कर दिया। क्रिम्सन ब्लिंक! जब लाल भूत ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें झपकाईं, तो अगले ही सेकंड उसने पाया कि किसी इंसान के बजाय बिजली का एक लाल बोल्ट लगभग उसकी छाती पर गिरने वाला था। ये समझ में न आने पर कि क्या हो रहा है,
भूत ने अपने शरीर को हमले से बचाने के लिए अपने दोनों हाथ छाती के सामने रख लिए। बूम! एक बार फिर जिया वू को पीछे धकेल दिया गया। इस बार उसकी मांसल और मजबूत भुजाओं से धुआं निकल रहा था। जिया वू ने दर्द से अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसे लगा कि उसकी दोनों भुजाएं चकनाचूर हो गई हैं। उसे लगा कि उसकी त्वचा जल रही है। उसने कभी इस तरह के भयानक दर्द का अनुभव नहीं किया था। मरने का समय आ गया है। अगले ही पल लाल भूत का स्वागत 5 मीटर के सर्पिल गोले से हुआ जो उसके शरीर से टकराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आहा! उसकी चीख के साथ ही उसका शरीर जलकर काला हो गया और जिया वू नामक नौसिखिए चौथे क्रम के लाल भूत की मौत हो गई। अन्य भूत पूरी तरह सदमे में चले गए। डिंग! मेजबान ने एक शुरुआती 4 क्रम उत्परिवर्तित गॉब्लिन को मार दिया है। डिंग! होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग! होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग! होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। आदित्य ने अपनी गर्दन हिलाई और दूसरे भूतों की तरफ एक खतरनाक और ठंडी मुस्कान के साथ देखा। यह एक अच्छा वार्म अप था। अब शिकार शुरू करने का समय आ गया है। स्वूश! ड्रैगन किंग अपनी जगह से गायब हो गया। जो सैनिक पहले दर्जे के भूतों से लड़ रहे थे, उन्हें अचानक लगा कि उनके आसपास का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अपनी दाईं ओर देखो। जब दूसरों ने अपनी दाईं ओर देखा, तो उन्होंने अचानक पाया कि आसमान लाल लपटों के सैकड़ों 10 मीटर बड़े सर्पिल गोले से ढका हुआ था। धमाका, धमाका, धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे वे उल्कापिंडों की बारिश देख रहे हों। लाल लपटों से बने 100 से ज्यादा सर्पिल आकार के गोले पोर्टल से बाहर निकले भूतों पर बरस रहे थे। डिंग! मेजबान ने एक शुरुआती द्वितीय क्रम उत्परिवर्तित गॉब्लिन को मार दिया है। डिंग! मेजबान ने एक शीर्ष प्रथम क्रम भूत जादूगर को मार दिया है। डिंग! मेजबान ने एक शीर्ष प्रथम क्रम के भूत योद्धा को मार दिया है। डिंग! मेजबान ने एक शीर्ष प्रथम क्रम के गोबलिन तीरंदाज को मार दिया है। डिंग! मेजबान ने एक मध्य द्वितीय क्रम के गोबलिन जादूगर को मार दिया है। डिंग! मेजबान ने एक पीक को मार दिया है। डिंग! होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। मेरे पास अभी जो मैना है, उससे मैं इस तरह के हमले का इस्तेमाल कई बार कर सकता हूं, इससे पहले कि मेरा मैना खत्म हो जाए। आदित्य ने इस लड़ाई के शुरुआती चरण में अपना मैना बर्बाद न करने का फैसला किया। इस लड़ाई का असली विजेता वह होगा जो शुरुआत से ही अपनी ताकत बनाए रखेगा और अंत तक टिकेगा। चलो कुछ शारीरिक व्यायाम करते हैं। आदित्य भूत प्रेतों की भीड़ के बीच में उतरा। वो जिस भी दिशा में देखता, उसे भूत प्रेतों का अंतहीन समुद्र ही दिखाई देता। लाल ज्वाला! आदित्य के चारों ओर ज्वाला का एक लाल घेरा बन गया। ये घेरा करीब 5 मीटर का था। जैसे ही ज्वाला का घेरा बना, इसने सैकड़ों भूतों को तुरंत जलाकर राख कर दिया। आदित्य के नियंत्रण में लाल ज्वाला का घेरा आकार में फैलने लगा। ये 5 मीटर से 10 मीटर और फिर 20 मीटर हो गया। लाल ज्वाला का घेरा बस फैलता ही रहा। करीब 5 सेकंड बाद ज्वाला का घेरा 50 मीटर तक फैल गया। आसमान से अगर कोई नीचे देखता तो उसे लाल रंग की लपटों का एक बड़ा घेरा दिखाई देता जो 50 मीटर से भी बड़ा था। 50 मीटर के दायरे में मौजूद हर भूत लाल लपटों से जल गया। डिंग! मेजबान ने एक मध्य द्वितीय क्रम के गोबलिन जादूगर को मार दिया है। डिंग! मेजबान ने एक पीक को मार दिया है। दूसरी तरफ एडम भी अपने दामाद की तरह ही पूरी तरह से पागल हो रहा था। उसे बिना किसी कारण के जंगली शेर कहा जाता था। आज सभी को पता चल गया कि उसे सैवेज क्यों कहा जाता था। उसकी लड़ने की शैली बहुत क्रूर थी। एक हाथ से वह पागलों की तरह अपनी महान तलवार घुमाता रहता था और दूसरे हाथ से वह विभिन्न प्रकार के तात्विक मंत्रों का जाप करता रहता था। आओ भाड़ में जाओ! एक नौसिखिए के पीछे से एक तीसरे क्रम का गॉब्लिन योद्धा एडम पर कूद पड़ा और अपनी तलवार से एडम की पीठ पर हमला करने का इरादा किया। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एडम ने अचानक तलवार को एक निश्चित दिशा में फेंक दिया और फिर मुड़कर तीसरे क्रम के नौसिखिए भूत को पकड़ लिया। जंगली शेर ने तीसरे क्रम के नौसिखिए भूत योद्धा को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अगले ही पल जो हुआ, उससे दूसरे भूतों का खून जम गया। वे तब डर गए जब एडम ने अपने नंगे हाथों से तीसरे क्रम के नौसिखिए भूत का सिर फाड़ दिया। वो किस तरह का जानवर है? एक और तीसरे दर्जे का भूत एडम को डर से घूर रहा था। एडम ने जिस भूत को मारा था, वो उसका भाई था। अपने भाई को इस तरह बेरहमी से मारा जाता देख तीसरे दर्जे के भूत का शरीर डर से कांपना बंद नहीं कर सका। इस बीच एडम ने अपने बाएं हाथ में बंदी चेन को पकड़ लिया। एक ही झटके में
5 टन वजनी बड़ी तलवार एडम की ओर उड़ी। वापस उड़ते समय जो भी भूत उसके रास्ते में आया वो तुरंत फट गया। गंदे जानवर, एडम ने फिर अपने दोनों हाथों से ग्रेट स्वॉर्ड के मूठ पर बंधी काली चेन को पकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपने शरीर को घुमाना शुरू कर दिया, जिससे 5 टन की ग्रेट स्वॉर्ड हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड की तरह उसके साथ घूमने लगी। मिस्टी प्रतिशोध पतन, टकराना। कोई भी भूत 5 टन वजनी घूमती हुई तलवार को रोक नहीं पाया। यहां तक कि शीर्ष 3 क्रम के भूत भी गोभी की तरह कटे हुए थे। अरे, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमें इन 2 इंसानों से निपटना होगा। उसकी लॉ बहुत खतरनाक है। उस लाल लॉ की वजह से हमारे सैनिक उसके पास भी नहीं जा सकते, और दूसरा तो और भी ज्यादा जंगली की तरह लड़ रहा है। इस डर से ये दोनों एक बड़ी समस्या बन जाएंगे। चिंता मत करो, अभी के लिए चलो इंतजार करते हैं। अगर हमारे कुछ लाख भूत मर भी जाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो मर गए वे सिर्फ कचरा थे। उन 2 इंसानों को कुछ मौज मस्ती करने दो। मुझे यकीन है कि दोनों के थक जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी के लिए आइए देखें कि दुश्मन के पास कोई तुरुप का पत्ता है या नहीं। ठीक है, ये लड़ाई का शुरुआती चरण था। लड़ाई अभी भी मुख्य चरण में प्रवेश नहीं कर पाई थी। अब तक 1 लाख से ज्यादा भूत पोर्टल से बाहर आ चुके थे। संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इस दर से अगले 5 से 10 मिनट में भूतों की संख्या बढ़कर 2,50,000 हो जाएगी। अभी 1 मिलियन की सेनाओं को गॉब्लिन पर हावी होने में कोई समस्या नहीं थी। हर एक गॉब्लिन के लिए कम से कम 10 सैनिक थे। पीछे हीलिंग और सहायक वर्गों वाले सैनिक और साहसी लगातार हीलिंग कर रहे थे और उन सैनिकों का समर्थन भी कर रहे थे जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे। इतना ही नहीं, ओनाट परिवार के पास जो घेराबंदी के हथियार थे वे महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में राज्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले घेराबंदी के हथियारों से कहीं ज्यादा उन्नत थे। प्रत्येक घेराबंदी हथियार का हमला सैकड़ों तीसरे क्रम के भूतों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हमले की तैयारी में लगभग 10 मिनट लगते हैं। प्रत्येक घेराबंदी हमले में ओनाट परिवार को लगभग 10,000 शाही सोने के सिक्के खर्च करने पड़ते हैं। डिंग, मेजबान ने एक शीर्ष द्वितीय क्रम उत्परिवर्तित भूत को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने तीसरे क्रम के मध्य भूत जादूगर को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने तीसरे क्रम के शीर्ष रॉयल गॉब्लिन को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने एक मध्य द्वितीय क्रम के गोबलिन तीरंदाज को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने तीसरे क्रम के मध्य रॉयल गॉब्लिन को मार दिया है। डिंग, मेजबान ने एक पीक को मार दिया है। डिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। इस समय तक वो व्यवहारिक रूप से उन भूतों की संख्या की गिनती भूल चुका था जिन्हें उसने मारा था। चाहे हम कितने भी भूतों को मारते रहें, उनकी संख्या खत्म नहीं होती। इसके बजाय उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। डिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग, होस्ट 140 स्तर पर पहुंच गया है। संदेश सुनकर आदित्य एक पल के लिए रुक गया। उसे युद्ध में शामिल हुए अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे, फिर भी उसने इतने सारे भूत मारे कि वो सिर्फ 10 मिनट में ही लेवल 100 से लेवल 140 पर पहुंच गया। ये जगह अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए एकदम सही है। ड्रैगन राजा को पूरी स्थिति पर बहुत खुशी हुई। इस दर पर उसे तीसरे क्रम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी खेती की गति उसकी दुनिया से बाहर थी। इस दुनिया के इतिहास में सबसे महान प्रतिभा भी उसकी तुलना नहीं कर सकती। फुफू, छोटे भाई, तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? इन घटिया भूतों के साथ खेलने के बजाय हमारे साथ खेलो। हे, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। आदित्य ने देखा कि पहले और दूसरे क्रम के भूत उससे बच रहे थे, इसलिए वो रुक गया। उसने पलटकर देखा तो पाया कि उससे 100 मीटर की दूरी पर महिलाओं का एक समूह खड़ा था। उनके बदसूरत चेहरे और उनकी आंखों में चमकती वासना देखकर आदित्य ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। फुफू, छोटे भाई, तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? इन घटिया भूतों के साथ खेलने के बजाय हमारे साथ खेलो। हे, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। आदित्य ने देखा कि पहले और दूसरे क्रम के भूत उससे बच रहे थे, इसलिए वो रुक गया। उसने पलटकर देखा तो पाया कि उससे 100 मीटर की दूरी पर महिलाओं का एक समूह खड़ा था। उनके बदसूरत चेहरे और उनकी आंखों में चमकती वासना देखकर आदित्य ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। वे सभी शीर्ष 3 क्रम के शाही भूत हैं। सामान्य भूतों के विपरीत शाही भूत थोड़े लंबे पैदा हुए थे और उनके शरीर बड़े थे। शाही भूतों के शरीर ऐसे थे कि वे लगभग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे बहुत बदसूरत थे। सामान्य भूतों की तुलना में उनकी त्वचा गहरे हरे रंग की थी।
भूतों की तुलना में वे काफी महंगे दिखने वाले कपड़े पहने हुए थे। आदित्य का सामना महिला शाही भूतों के एक समूह से होने वाला था। अधिक विशिष्ट रूप से यह एक ऐसा समूह था जिसमें 7 शीर्ष 3 क्रम भूत शामिल थे। उनमें से 2 शाही भूत तीरंदाज थे, 3 जादूगर थे, एक हाथापाई करने वाला लड़ाकू था और आखिरी एक काली तलवार वाला भूत योद्धा था। छोटे भाई, तुम बस आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते और हमारे सामने झुक जाते हो? मैं वादा करता हूं कि हम तुम्हें दिन में 3 बार खाना खिलाएंगे। आदित्य को अपने शरीर पर उनकी वासना भरी निगाहें देखकर बहुत घृणा महसूस हुई। उसे किसी तरह लगा कि इन शाही भूतों के चेहरे सामान्य भूतों से भी ज्यादा बदसूरत थे। चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। आदित्य उनके बदसूरत चेहरों को देखता नहीं रहना चाहता था। इन राक्षसों से बात करके समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी जो सिर्फ बकवास के बारे में सोचते थे। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर माँ जल्दी करो। सोफी ने सिर हिलाया। वर्तमान में सोफी और जैक सोफे पर बैठे थे। उनके सामने मेज पर मुट्ठी के आकार का चौकोर आकार का गहरा बैंगनी क्रिस्टल था। गहरा बैंगनी क्रिस्टल ओनार्ड परिवार की एक कलाकृति थी। सोफी ने क्रिस्टल के अंदर अपना मैना डाला जिससे आर्टिफैक्ट बैंगनी रंग में चमकने लगा। आर्टिफैक्ट से निकलने वाली रोशनी हर गुजरते सेकंड के साथ तेज होती गई और फिर एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई जहां जूलिया और सोफी दोनों ही तेज रोशनी के कारण अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रही थीं। 5 सेकंड बाद क्रिस्टल से आ रही चमकीली बैंगनी रोशनी धीमी पड़ने लगी। जब सोफी और जूलिया ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चौकोर आकार के क्रिस्टल के सामने 10 मीटर बड़ी पारदर्शी स्क्रीन देखी। पारदर्शी स्क्रीन ने उन्हें युद्ध के मैदान की वर्तमान स्थिति दिखाई। सोफी के विपरीत ये पहली बार था जब जूलिया युद्ध के मैदान की क्रूरता देख रही थी। यही कारण है कि आदित्य जूलिया को किसी युद्ध के मैदान में नहीं ले गया और उसे महल में रहने के लिए कहा। सोफी शांत रही लेकिन जूलिया को आदित्य की चिंता होने लगी। स्क्रीन पर दिखाया गया कि कैसे भूत लगातार पोर्टल से बाहर आते रहे। लाखों सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी। माँ और बेटी दोनों ने बूढ़े आदमी टोबियास को देखा जो हर गुजरते सेकंड में सैकड़ों भूतों को मारने के लिए अपनी पिशाच शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। एडी ने अपनी जल तत्व शक्तियों का इस्तेमाल करके कई तीसरे क्रम के भूतों से लड़ाई की। ये पिताजी हैं। सोफी और जूलिया दोनों ने अपने पिता की ओर देखा जो जंगली जानवर की तरह लड़ रहे थे। अब तक एडम का पूरा शरीर उसके दुश्मनों के खून से लथपथ हो चुका था। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। अगर वह अपने दुश्मन को अपनी तलवार से नहीं मार सकता था तो वह अपने नंगे हाथों से उन्हें चीर देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एडम का एक अलग रूप देखकर डरने की बजाय माँ और बेटी को एडम को इस तरह लड़ते देखकर उत्साह महसूस हुआ। पिताजी बहुत अच्छे हैं। हाँ, यही कारण है कि मैं पहली बार उसके प्यार में पड़ गई थी। क्या? कीमिया देवी ने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा। न, कुछ नहीं। चलो युद्ध के मैदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सोफी थोड़ा शर्मा गई। उसे वो दिन अच्छी तरह याद है जब उसने एडम को पहली बार युद्ध के मैदान में देखा था। माँ, मैं आदित्य को देखना चाहती हूँ। सोफी ने असहाय भाव से सिर हिलाया। हालांकि वह अपने पति को लड़ते हुए देखना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी बेटी भी आदित्य के लिए यही चाहती थी। सोफी भी आदित्य की शक्तियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसने क्रिस्टल को नियंत्रित किया और जल्द ही आदित्य स्क्रीन पर दिखाई दिया। एडम के विपरीत आदित्य के शरीर पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। जहां एडम के इर्द गिर्द भूत प्रेतों की लाशें पड़ी थीं, वहीं उसके इर्द गिर्द एक भी लाश नहीं थी। माँ और बेटी दोनों को सिर्फ धूल और राख ही दिख रही थी। मुझे लगता है कि हमारे पास तुम्हें अपने साथ आने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फैंग जेन नामक भूतनी ने चंचलता से उसके होंठ चाटे, ये सोचकर कि उसकी हरकत आदित्य को आकर्षित करेगी, लेकिन वास्तव में इससे उसे उल्टी आने लगी। बिजली का झटका, चपलता सो जोड़, स्वूश। महिला भूत आदित्य की तेज चाल देखकर हैरान रह गई। उन सभी को लगा कि आदित्य एक जादूगर किस्म का योद्धा है, लेकिन लगता है कि उनकी धारणाएं गलत थीं। 600 जोड़ कुल चपलता के साथ आदित्य हवा से भी तेज चला। ये देखकर कि मानव कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भूत प्रेतों की आंखों में डर था। ये लो, लकवाग्रस्त करने वाला तीर, बिगड़ती सेहत का तीर। 2 प्रकार के तीर, एक गहरे बैंगनी रंग का था जबकि दूसरा गहरे हरे रंग का था। 2 शाही भूत तीरंदाजों द्वारा चलाए गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपनी दिशा में बढ़ते हुए 2 1 मीटर आकार के तीरों को देखकर आदित्य ने अपना हाथ हिलाकर अपने सामने लाल रंग की लौ के 5 मीटर बड़े लाल पूर्वी ड्रैगन को बुलाया। 5 मीटर बड़े लाल ड्रैगन ने 2 तीरों को नष्ट कर दिया और महिला शाही भूतों की ओर बढ़ गया। बड़ी बहन, कुछ करो, जल्दी करो छोटी बहन। तीनों शाही जादूगरों ने जल्दी से पृथ्वी तत्व मंत्र का जाप किया और अपने सामने मिट्टी की 3-5 मीटर मोटी दीवारें खड़ी कर दी।
प्रत्येक मिट्टी की दीवार लगभग 10 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी थी। बूम! शाही महिला भूतों ने राहत की सांस ली, ये देखकर कि वे इस लाल ज्वाला को रोकने में सफल रहीं। तुम लड़कियों को मेरे बारे में नहीं भूलना चाहिए। ठंडी आवाज सुनकर सभी 7 महिला भूतों के शरीर डर से कांप उठे। इससे पहले कि वे मुड़ पाती, लाल रंग की लपटों की एक लहर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके पूरे शरीर को लाल लपटों में लपेट लिया। आह! कोई हमें बचाओ! आदित्य ने ठंडे दिमाग से देखा कि महिला भूत दर्द से चिल्ला रही थी। चूंकि उनके शरीर शीर्ष 3 क्रम के थे, इसलिए वे लाल रंग की लपटों को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत थी और उन 1 और 2 क्रम के भूतों की तरह राख में नहीं बदल गई। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के भूतों के विपरीत, जिन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और वे तुरंत राख में बदल गए, इन शाही भूतों ने जिंदा जलने का पूरा दर्द अनुभव किया। 100 मीटर की रेंज में मौजूद भूत प्रेत डर के मारे आदित्य को शाही भूतों को जलाते हुए देख रहे थे। ये देखने के बाद किसी भी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के भूत प्रेत की हिम्मत नहीं हुई कि आदित्य के पास भी आ सके। डिंग! मेजबान ने शीर्ष 3 क्रम रॉयल गॉब्लिन आर्चर को मार दिया है। डिंग! मेजबान ने शीर्ष तीसरे क्रम के रॉयल गॉब्लिन जादूगर को मार दिया है। डिंग! मेजबान ने शीर्ष तीसरे क्रम के रॉयल गॉब्लिन योद्धा को मार दिया है। डिंग! मेजबान ने शीर्ष 3 क्रम रॉयल गॉब्लिन को मार दिया है। डिंग! होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग! होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े एक अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। आत्मा अग्नि की आभा 90%। ये देखकर आदित्य ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। लगता है लेवल अप करने में कठिनाई बढ़ती ही जा रही है। पहले एक पीक थर्ड ऑर्डर को मारना मेरे लिए 9 से 10 बार लेवल अप करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब 7 पीक थर्ड ऑर्डर गॉब्लिन को मारने के बाद भी मैं केवल 2 बार ही लेवल अप कर पाया। अब तक आदित्य को फर्स्ट ऑर्डर प्राणियों को मारने से कोई अनुभव मिलना बंद हो गया था। उसे सेकंड ऑर्डर प्राणियों को मारने से बहुत कम अनुभव अंक मिले। लेवल अप करने का उसका एकमात्र विकल्प थर्ड ऑर्डर गॉब्लिन या फोर्थ ऑर्डर गॉब्लिन को मारना था, लेकिन अभी तक उसने पोर्टल से किसी फोर्थ ऑर्डर गॉब्लिन को बाहर आते हुए महसूस नहीं किया है। आदित्य ने नीचे देखा तो लकड़ी के डंडे, कवच और हथियार दिखाई दिए जो पहले शाही भूतों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। हथियार और कवच उसके लाल लौ से थोड़े जल गए थे, लेकिन ये कवच और हथियार अभी भी उपयोग करने लायक लग रहे थे। चलो देखते हैं। चूंकि किसी भी भूत ने उसके पास आने की हिम्मत नहीं की, इसलिए आदित्य ने लड़ना बंद कर दिया और नीचे उतरकर काली तलवार उठा ली, जिसका इस्तेमाल बदसूरत दिखने वाले शाही भूतों में से एक ने किया था। विकृत एच मध्य -3 सितारा हथियार। विवरण: पवन तात्विक हमलों की शक्ति को 50% बढ़ाता है। अच्छी तलवार। तलवार पकड़े हुए इस्तारिन राज्य के राजा के दिमाग में अचानक एक और विचार आया। विचार थोड़ा पागलपन भरा था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसका यह विचार काम करेगा। उसने चारों ओर देखा। उसे सिर्फ भूतों का अंतहीन समुद्र दिखाई दे रहा था। वो जहां भी देखता, उसे सिर्फ हरे भूत ही दिखाई देते। जीवन में पहली बार आदित्य को इस हरे रंग से इतनी नफरत हुई। हालांकि वो भूतों की तलाश नहीं कर रहा था, इसके बजाय उसने नीचे देखा। वो जमीन पर गिरते अनगिनत हथियारों को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे नहीं पता कि इन भूतों को इतने उच्च सितारा हथियार और कवच कहां से मिले, लेकिन इन उच्च सितारा हथियारों और कवच को अपने साथ न ले जाना एक बड़ी बर्बादी होगी। इससे पहले आदित्य ने इस राज्य के लिए हथियार और कवच बनाने के लिए दास खरीदे थे, लेकिन एक दिन में कुछ दास कितने हथियार और कवच बना सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है। उच्च सितारा हथियार और कवच खरीदना भी कोई विकल्प नहीं था। सबसे सस्ता और उपयोगी विकल्प उन सभी हथियारों और कवच को लूटना होगा जो भूतों ने गिराए थे। उसके हाथ की लहर से उसके आसपास जमीन पर पड़े सभी हथियार और कवच तुरंत उसके स्पेस रिंग में जमा हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हथियार या कवच अभी भी खून से लथपथ हैं या नहीं, वो बाद में अपने राज्य में वापस आकर उन्हें धो सकता है। वो क्या कर रहा है? जूलिया और सोफी आदित्य को हथियार और कवच इकट्ठा करते देख दंग रह गई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को अलग अलग भावों से देखने लगी। अचानक आदित्य जो कर रहा था, उसे देखकर दोनों हंसने लगी। इस बीच आदित्य ने खुशी खुशी अपने आसपास के सभी हथियार और कवच इकट्ठा कर लिए। चूंकि उसने इन भूतों को मार डाला था, इसलिए किसी को भी उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हथियार या कवच 1 स्टार था या 2 स्टार, उसने सब कुछ अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। बुद्धि के अंत शीर्ष 2 सितारा तलवार। विवरण: उपयोगकर्ता की शक्ति 20% बढ़ाता है। हे, मैं अमीर हो रहा हूं। जैसे ही आदित्य 2 सितारा तलवार को अपने स्पेस रिंग में डालने वाला था,
उसे अचानक पीछे से खतरा आता हुआ महसूस हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लाइटनिंग डैश को सक्रिय किया और अपनी दाईं ओर चला गया। अपनी आंखों के कोने से उसने देखा कि एक और शीर्ष 3 क्रम का भूत 3 सितारा तलवार से उस पर हमला कर रहा है। किसी कारण से वह आदित्य पर बहुत क्रोधित दिख रहा था। हालांकि आदित्य हमले को चकमा देने में कामयाब रहा। बस मर जाओ, भूत गुस्से में दहाड़ा और एक बार फिर आदित्य पर हमला किया। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। बस मर जाओ, भूत गुस्से में दहाड़ा और एक बार फिर आदित्य पर हमला किया। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा और वो दाईं ओर हट गया और हमले से बच गया। तुमने मेरी बहनों को मार डाला। आदित्य को उन 7 बदसूरत दिखने वाले शाही भूतों की याद आ गई जिन्हें उसने पहले मारा था। अचानक आदित्य के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसकी लाल पुतलियां लाल रंग में चमकने लगी। मुझे वो बदसूरत लड़कियां याद हैं, उन्हें मारना बहुत मजेदार था। उन उत्तेजक शब्दों को सुनकर जी हेंग नामक भूत अचानक रुक गया। आदित्य ने देखा कि नर भूत का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। जी हेंग नामक भूत आदित्य से केवल 2 मीटर की दूरी पर खड़ा था। जैसा कि आदित्य को उम्मीद थी, नर भूत ने हमला करने से पहले दहाड़ लगाए। हालांकि इस बार उसके हमलों से बचने के बजाय आदित्य ने ठंडी मुस्कान के साथ उसके हमले को विफल कर दिया, इससे पहले कि आदित्य की तलवार भूत की छाती में घुस जाती। बेवकूफ, क्योंकि तुम्हारी बहनें मेरे खिलाफ नहीं टिक सकी। तुम्हें कैसे लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? खांसी, तुम। भूत ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता था लेकिन आदित्य ने उसे रोक दिया। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम बहनें पूरी दुनिया में सबसे बदसूरत थी। अगले ही पल जीहेंग नामक शाही भूत का सिर जमीन पर गिर गया। इस बार आदित्य ने उसके शरीर को राख में नहीं बदला, इसके बजाय उसने तलवार को उस शाही भूत के शरीर पर रख दिया जिसका इस्तेमाल वो वहां से जाने से पहले कर रहा था। डिंग, तुमने तीसरे क्रम के शीर्ष शाही भूत राजकुमार को मार डाला है। आत्मा अग्नि की आभा 91%। अब जब मेरा स्तर 142 हो गया है तो मेरी वर्तमान ताकत इसे चलाने के लिए पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए। आदित्य उत्साह में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो मजबूत होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो आखिरकार उस बुरे लड़के का इस्तेमाल कर सके। एडमेंटाइट डूम ब्लेड। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने अपने दाहिने हाथ में एडमांटाइट डूम ब्लेड काली तलवार पकड़ी जिसका वजन 3 टन था। अभी आदित्य को अपनी तलवार पकड़ने और इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उसकी ताकत 300 जोड़ तक पहुंच चुकी थी। आदित्य के बाएं हाथ में क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध अग्नि से संबंधित शीर्ष 2 सितारा तलवार थी। चलो मेरे नए साथी को आजमाते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वूश। अगले ही पल आदित्य अपनी जगह से गायब हो गया। जो भूत पहले आदित्य से दूरी बनाए हुए थे वे आदित्य को गायब देखकर घबरा गए। तो आदित्य आखिरकार उस तलवार का इस्तेमाल करने जा रहा है। जूलिया खुद को उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक पाई। इस बीच उसकी मां के चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। वो जानती थी कि काली तलवार का वजन लगभग 3 टन था। एडम तब तक तलवार नहीं उठा सकता था जब तक वह पीक 3 ऑर्डर तक नहीं पहुंच जाता, और यहां आदित्य अभी भी मिड 2 ऑर्डर होने के बावजूद इसका इस्तेमाल कर रहा था। आदित्य अभी भी उस विशाल गहरे नीले रंग के द्वार से लगभग 7 किलोमीटर दूर था जहां से भूत लगातार निकलते रहते थे। भूतों ने आदित्य से 100 मीटर की दूरी बना रखी थी। वे 100 मीटर की रेखा को पार करने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह शैतान अगले ही पल उन्हें मार डालेगा। टकराना। शीर्ष 2 क्रम के भूत ने एक गहरे लाल रंग की चमक देखी इससे पहले कि उसका पूरा शरीर खून के धुंध में बदल जाए। ऐसा ही कुछ आसपास के अन्य भूतों के साथ भी हुआ। एक एक करके उनके शरीर खून के धुंध में बदल गए। डिंग, तुमने एक मध्य द्वितीय क्रम के भूत को मार दिया है। डिंग, तुमने एक मध्य द्वितीय क्रम के भूत को मार दिया है। आत्मा अग्नि की आभा 93%। 3 किलोमीटर दूर लड़ रहे मानव सैनिकों ने अचानक हवा में लाल खून की धुंध देखी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि भूतों के शरीर पानी के गुब्बारे की तरह फट रहे थे। वहां क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन सैनिकों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि सैकड़ों भूतों को मारने के बाद आदित्य आखिरकार रुक गया। जब वो जमीन से तलवारें उठाने के लिए नीचे झुका तो दूसरे लोग आखिरकार उसके शरीर को देख पाए जो अब तक भूतों के खून से लथपथ हो चुका था। जैसा कि एक मध्य -5 सितारा तलवार से अपेक्षित था, आदित्य ने अपनी उच्च चपलता का उपयोग करके जमीन पर पड़े सभी हथियारों और कवच को उठा लिया। ऐसा करने में बहुत समय लगेगा। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे लिए हथियार और कवच उठा सके। आदित्य को लड़ाई के बीच में रुकना पसंद नहीं था।
उसने इधर उधर देखा कि क्या उसे कोई अच्छा उम्मीदवार मिल सकता है, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान एक और प्राणी की ओर गया जो अभी अभी पोर्टल से बाहर आया था। वे क्या है? इसी प्रकार एडम, टोबियास, एडी और अन्य 4 क्रम साधकों ने भी लड़ना बंद कर दिया और आकाश की ओर देखने लगे। वे अंततः यहाँ है। हे, अब हमें मनुष्यों और अन्य जातियों को कुचलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अंततः हमारे कष्ट समाप्त होने जा रहे हैं। आदित्य अपनी तीव्र इंद्रियों से ये शब्द सुन पा रहा था। वह अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। द्वार से सैकड़ों काले पक्षी जो अजीब तरह से कौवे जैसे दिखते थे, बाहर उड़ने लगे। हालांकि सामान्य कौवों से अलग, ये कौवे लगभग 5 मीटर आकार के थे। उनके बड़े काले पंख और लाल आंखें थीं। सभी को तब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कौवों की पीठ पर पूरे शरीर का कवच पहने हुए भूतों को बैठे देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्वूश टकराना। अगले ही पल आदित्य के पास के क्षेत्र में मौजूद हजारों भूतों का सफाया हो गया और खून की नदी बह निकली। बच्चे, उन पक्षियों को शैतान कौवा कहा जाता है। यह एडम ही था जिसने आदित्य के बगल में प्रकट होने से पहले 1000 भूतों को मार डाला था। शैतान कौवा वे राक्षसी प्राणी हैं जो दानव दुनिया या उच्च भ्रष्ट मान वाले स्थानों में पाए जा सकते हैं। एक औसत शैतान कौवा लगभग 5 मीटर आकार का होता है। इन पक्षियों की उड़ान की गति 1 पीक 3 ऑर्डर के बराबर होती है, जबकि एक औसत शैतान कौवा 1 पीक 2 ऑर्डर साधक के रूप में मजबूत होता है। जब सैकड़ों शैतान कौवे हजारों भूतों को लेकर द्वार से बाहर उड़ गए, तो शैतान कौवों का एक और समूह बाहर आना शुरू हो गया। आमतौर पर एक शीर्ष 2 क्रम साधक भी इन कौवों को मार सकता है, लेकिन समस्या यह है कि केवल 5वें क्रम साधक ही उड़ सकते हैं, जबकि हम में से कुछ दुर्लभ कलाकृतियों का उपयोग करके उड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक मैना की आवश्यकता होगी। आदित्य समझ गया कि एडम उससे क्या चाहता है। चिंता मत करो चाचा, मैं इन शैतान कौवों का ख्याल रखूंगा। एडम ने उसका दाहिना कंधा थपथपाया। अपनी जान जोखिम में मत डालो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी शादी से पहले ही विधवा हो जाए। उसकी पीठ से लाल पंखों के 2 जोड़े निकले, जिससे सभी भूत प्रेत आश्चर्यचकित हो गए, जो पहले ये सोचते थे कि आदित्य एक इंसान है। आदित्य की उंगलियां ड्रैगन के पंजों में बदल गईं और उसकी भुजाओं पर लाल रंग के सख्त शल्क छद गए। स्वूश! जब आदित्य आकाश में उड़ गया तो एडम को तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। आदित्य को आकाश में उड़ता देख शैतान कौवे की पीठ पर बैठे सभी भूत चौंक गए। तो उनके बीच कुछ ड्रैगन है। आदित्य के पीछे पीछे 11 अन्य ड्रैगन पुरुष और महिलाएं भी आकाश में उड़ गए। उनकी गति आदित्य जितनी तेज नहीं थी। आदित्य ने अपना ध्यान 11 अन्य ड्रैगन की ओर लगाया। इससे पहले उसे सेना में अन्य ड्रैगन की उपस्थिति का भी आभास हो चुका था। आदित्य और अन्य 11 ड्रैगन ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वे अन्य ड्रैगन एक ही परिवार से हैं। सभी ड्रैगन के पंखों का रंग एक जैसा था। उनके पंख हल्के नीले रंग के थे। हल्का नीला रंग पानी का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए वे ड्रैगन पानी के ड्रैगन थे। हे, आज हम ड्रैगन को मारने जा रहे हैं। आदित्य ने अपना ध्यान शैतान कौवे की पीठ पर बैठे भूतों की ओर लगाया। प्रत्येक शैतान कौवा अपनी पीठ पर 15 भूतों को ले जा रहा था। चूंकि भूतों का शरीर मनुष्यों की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए उन्हें अपनी पीठ पर 15 भूतों को ले जाने में कोई समस्या नहीं हुई। उसने देखा कि शैतान कौवे की पीठ पर बैठे सभी भूत या तो दूसरे क्रम के या तीसरे क्रम के भूत थे। बिजली का झटका, 100 जोड़ चपलता, धमाका। अपने हाथ में 2 तलवारें पकड़े हुए ड्रैगन राजा शैतान कौवों की दिशा में आगे बढ़ा। उसकी गति में अचानक वृद्धि ने उसके पीछे चल रहे अन्य ड्रैगन को चौंका दिया। उन्हें एहसास हुआ कि कम खेती के बावजूद ये ड्रैगन गति में उनसे आगे निकलने में सक्षम था। दुश्मन को अपनी ओर बढ़ता देख शैतान कौवे ने अपने मुंह से गहरा लाल कोहरा छोड़ा। सारा गहरा लाल कोहरा मिलकर आदित्य के सामने कोहरे का पर्दा बन गया। ये देखकर उसने अचानक अपनी उड़ान का रास्ता बदल दिया और ऊपर की ओर उड़ने लगा। अपने पंखों का इस्तेमाल करके अपनी गति को नियंत्रित करते हुए वह भयानक गति से ऊपर की ओर बढ़ा। 15 सेकंड के भीतर वो शैतान कौवों से 500 मीटर ऊपर था। लाल ज्वाला। भूत प्रेतों और शैतान कौवों ने देखा कि उनके ऊपर का आकाश लाल रंग की ज्वाला की एक विशाल लहर से ढक रहा था। लाल रंग की ज्वाला 1000 मीटर से भी अधिक दूर तक फैली हुई थी, जो सैकड़ों शैतान कौवों के ऊपर जाल की तरह मंडरा रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे आसमान ही लाल हो गया हो और बादलों की जगह लाल ज्वाला ने ले ली हो। आदित्य का पीछा कर रहे ड्रैगन, भूतों से लड़ रहे लाखों सैनिक, भूत, एडम, एडी, टोबियास, जूलिया और उसकी मां सोफी सभी गहरे सदमे की स्थिति में पूरे दृश्य को देख रहे थे। क्या बकवास है। शैतान कौवों पर सवार तीसरे क्रम के भूतों को अपने सिर के ऊपर लाल रंग की ज्वाला को देखकर खून ठंडा हो गया।
ये किस तरह का हमला था? भले ही उन्होंने अपना सारा मैना इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक नौसिखिया 4 ऑर्डर भी इस तरह का भयानक हमला करने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि उस कल्टीवेटर के पास मैना का विशाल पूल न हो। जूलिया जानती थी कि आदित्य का मैना पूल ब्लैक हॉट की वजह से काफी हद तक बढ़ गया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मैना इतना बढ़ गया है। हा, इसे गॉब्लिन्स का दुस्वप्न कहते हैं। अब मर जाओ। उसके हाथ की एक लहर से आसमान के 1000 मीटर क्षेत्र को कवर करने वाली लाल लौ गॉब्लिन्स और शैतान कौवों पर बरसने लगी। सभी ने अपनी सांस रोक ली जब उन्होंने लाल ज्वाला के समुद्र को 300 से अधिक शैतान कौवों और 4500 से अधिक तीसरे और दूसरे क्रम के भूतों को निगलते हुए देखा। डिंग, तुमने एक शीर्ष 3 क्रम वाले गोब्लिन को जलाकर मार डाला है। डिंग, तुमने एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी के भूत को जलाकर मार डाला है। डिंग, तुमने एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी के शैतान कौवे को जलाकर मार डाला है। डिंग, तुमने एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी के शैतान कौवे को जलाकर मार डाला है। डिंग, तुमने एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी के शैतान कौवे को जलाकर मार डाला है। डिंग, आपने पीक सेकंड ऑर्डर जला दिया है। डिंग, डिंग, डिंग। दी सिस्टम से हजारों संदेश सुनकर आदित्य को सिर में दर्द होने लगा। इस समय उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। सिस्टम से लगातार बजने वाली घंटी उसके शरीर को और भी उत्तेजित कर रही थी। डिंग, आपका स्तर बढ़ गया है। आपके सभी आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। आपको 2 निःशुल्क आंकड़े अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, आपका स्तर बढ़ गया है। आपके सभी आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। आपको 2 निःशुल्क आंकड़े अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, आप 150वें स्तर पर पहुंच गए हैं। आत्मा अग्नि की आभा 100%। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। डिंग, आपका स्तर बढ़ गया है। आपके सभी आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। आपको 2 निःशुल्क आंकड़े अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, आप 150वें स्तर पर पहुंच गए हैं। डिंग, क्या मेजबान तीसरे क्रम के शुरुआती को तोड़ना चाहता है? हाँ नहीं। आत्मा अग्नि की आभा 100%। डिंग, आत्मा अग्नि की आभा 100% तक पहुंच गई है। डिंग, अगले 10 मिनट के लिए होस्ट के सभी आंकड़े 40% बढ़ गए हैं। आदित्य का ध्यान सिस्टम पर नहीं था। उसे अचानक अपनी शक्तियों में अचानक वृद्धि महसूस हुई। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और मजबूत महसूस हुआ। उसे लगा कि अब वो एक ही मौके से किसी तीसरे दर्जे के नौसिखिए को मार सकता है। अभी ड्रैगन राजा का ध्यान लाल रंग की लपटों के समुद्र पर था जो 1000 मीटर से ज्यादा दूर तक फैली हुई थी। सभी शैतान कौओं और भूतों को जलाकर राख करने के बाद उसने स्वर्ग से उतरने के लिए लाल रंग की लपटों के समुद्र को नियंत्रित किया। इस बीच पूरे युद्ध क्षेत्र में कोलाहल और उथल पुथल मची हुई थी। जहां एक और भूत प्रेतों को लग रहा था कि वे अपना दुस्वप्न देख रहे हैं, वहीं 10 लाख सैनिक और साहसी लोग खुद को बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि आदित्य उनके पक्ष में था। अच्छा नहीं है, वो कमीना आग की लपटों को नियंत्रित कर रहा है। सभी भूत घबरा गए क्योंकि उनके चेहरे लाल पड़ गए थे जब उन्होंने देखा कि 1000 मीटर के क्षेत्र में फैली लाल लपटें आसमान से उतर रही हैं और उन्हें राख में बदलने की नीयत से उतर रही है। सब भागो, जितना हो सके भागो, हम इससे लड़ नहीं सकते। इस बीच कुछ भूत जादूगरों ने, जो पानी से जुड़े थे, विभिन्न प्रकार के जल मंत्रों का प्रयोग करने की कोशिश की। जल शूरिकेन, आइस बीम, पानी की गेंद, जल विस्फोट। आग की लपटों को रोकने के लिए सभी तरह के जल मंत्र चलाए गए जो उन्हें निगलने की धमकी दे रहे थे। इस समय अगर कोई आसमान की तरफ देखता तो पाता कि आसमान लाल रंग की लपटों से रंगा हुआ है। 1000 मीटर की लाल लपटों के समुद्र की ओर चाहे किसी भी तरह के जल मंत्र चलाए गए हों, सभी जल मंत्र बेकार थे। जल मंत्र लाल लपटों पर पड़ने से पहले ही लपटों का भयानक तापमान पानी के हमलों को वाष्पित करना शुरू कर देता। दूर से एडम, एडी, टोबियास, लुसियन और साम्राज्य के कई अन्य शक्तिशाली लोगों ने इस दृश्य को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे अंत आ गया हो। आसमान खून से लाल हो गया था। दूर से कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि यह लाल लाल रंग की लपटें लाल खून थीं जिसने आसमान को ढक लिया था। कोई भी उन भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता जो वे महसूस कर रहे थे। उन्हें ईर्ष्या और जलन महसूस हुई कि इतना शक्तिशाली पावरहाउस ड्यूक एडम का दामाद था। एडम के दुश्मनों को राहत मिली कि उन्होंने एडम या उसके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, अन्यथा उन्हें क्रिम्सन ड्रैगन के क्रोध का सामना करना पड़ता। दूर से ये दृश्य देखने वाले भूतों के मन में बस एक ही विचार था, और वह था डर। वे इस पागल ड्रैगन से डरने लगे। हमें उस ड्रैगन को खत्म करना होगा, लेकिन कैसे?
हमारे शीर्ष 3 क्रम का कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। यहाँ तक कि शीर्ष 3 क्रम का एक समूह भी उस पर एक भी हमला नहीं कर सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं उसका ख्याल रखूंगा। आवाज सुनकर 2 पीक द्वितीय श्रेणी के शाही भूतों के शरीर डर से कांप उठे। उन्होंने पलटकर देखा तो नीली त्वचा वाला 2 मीटर लंबा मांसल भूत अपनी छाती पर हाथ रखे लाल रंग की लपटों के समुद्र को देख रहा था। इस बीच 15 सेकंड से भी कम समय में 1000 मीटर से ज्यादा दूर तक फैली लाल रंग की लपटों का विशाल सागर जमीन पर उतर आया। जिंदा जले हुए भूतों की तेज और चीखें और दर्दनाक चीखें पूरे युद्ध क्षेत्र में सुनाई दे रही थीं। आह, कोई कृपया हमें बचाओ, मेरी सहायता करो, रुकना। आह, हालांकि लाल रंग की ज्वाला के समुद्र में फंसे इन भूतों को बचाने के लिए कोई नहीं आया। जब लाल रंग की ज्वाला का समुद्र 1000 मीटर से ज्यादा दूर तक जमीन पर गिरा तो सभी 1 और 2 ऑर्डर भूत तुरंत राख में बदल गए, जबकि तीसरे क्रम के भूत कुछ सेकंड तक प्रतिरोध करने में सक्षम थे, लेकिन जलकर मर गए। कुछ सेकंड बाद उनके शरीर भी राख में बदल गए। जैसा कि लाल लौ से उम्मीद थी, भले ही मैं लाल लौ के समुद्र से 2 किलोमीटर दूर हूं, फिर भी मैं इसके उच्च तापमान को महसूस कर सकता हूं। बूढ़े आदमी टोबियास ने राहत की सांस ली। जूलिया और सोफी, जो आदित्य को एक विशेष कलाकृति का उपयोग करते हुए देख रही थी, बहुत खुश दिखी। जैसा कि मेरे पति से उम्मीद थी, उत्साह की स्थिति में कीमिया की देवी को एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या कहा। उसकी मां ने अपनी बेटी को न छेड़ने का फैसला किया। उसका दिल भी खुशी से भर गया। आदित्य को युद्ध के मैदान में देखकर उसकी चिंताएं बहुत कम हो गईं। जब तक क्रिम्सन की लौ मंद पड़ने लगी और अपनी ताकत खोने लगी, तब तक इस बड़े पैमाने पर हमले ने सीधे तौर पर 5000 से ज्यादा गोलिनों को मार डाला था, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 4000 गोलिनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके हमले ने लगभग 10,000 से ज्यादा गोलिनों की जान ले ली। उसके शिकारों में अनगिनत 1 क्रम, 2 क्रम और 3 क्रम के साधक थे। डिंग, आपने एक शुरुआती द्वितीय श्रेणी के गोबलिन योद्धा को मार दिया है। आपके अनुभव अंक सहेज लिए गए हैं। डिंग, आपने एक मिड 2 ऑर्डर गॉब्लिन जादूगर को मार दिया है। आपके अनुभव अंक सहेज लिए गए हैं। डिंग, आपने एक शुरुआती द्वितीय श्रेणी के गोबलिन योद्धा को मार दिया है। आपके अनुभव अंक सहेज लिए गए हैं। डिंग, आपने एक शीर्ष 3 ऑर्डर गॉब्लिन को मार दिया है। आपके अनुभव अंक सहेजे गए हैं। डिंग, आपने एक मिड 3rd ऑर्डर गॉब्लिन योद्धा को मार दिया है। आपके अनुभव अंक सहेज लिए गए हैं। डिंग, आपके अनुभव अंक सहेज लिए गए हैं। सास, ये बहुत बढ़िया था। उसकी क्रिम्सन ज्वाला उसकी कल्पना तक ही सीमित थी। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी। आदित्य बार बार अपनी क्रिम्सन ज्वाला का उपयोग करता रहा क्योंकि इसकी खपत बहुत कम थी। अपने वर्तमान मान के साथ, वह मान समाप्त होने से पहले इन बड़े पैमाने के हमलों में से 2 या 3 और जारी कर सकता है। मेरा भी मान बढ़ गया है। आदित्य ने सिस्टम लॉग चेक करने के लिए जल्दी से सिस्टम खोला। डिंग, आप 150वें स्तर पर पहुंच गए हैं। डिंग, क्या मेजबान तीसरे क्रम के शुरुआती को तोड़ना चाहता है? हाँ नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं 150वें स्तर पर पहुंच गया हूं, इसलिए मेरे अनुभव अंक बच रहे थे। अगर उसके अनुभव अंक नहीं बच पाते तो यह बहुत बड़ी बर्बादी होती। तीसरे क्रम को तोड़ना मेरे वंश को विकसित करने के समान होगा। अगर मैं अभी अपना वंश विकसित करता हूं, तो मैं उस समय अपने वंश को दबा नहीं पाऊंगा। इसका मतलब है कि हर कोई जान जाएगा कि मेरे पास